तो अमित जी, रेखा जी कैसी हैं? अभिषेक ने नहीं खबर बोला रेखा जी कैसी है। कौन सी एज में आपने पहला स्टेज परफॉर्मेंस किया, आपको कुछ याद है अपनी मेमोरीज? तीसरी कक्षा में पढ़ता था तब पहली बार प्रोफेशनली 1000 आदमी के ऑडिटोरियम के सामने स्टेज पे गया था। स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पे पहला परफॉर्मेंस तो 12-13 साल की उम्र के आसपास शुरू किया, पर उससे पहले आई वॉज वो शायरी बोलने वाला लड़का। ये कुछ अच्छा बोलता है, इसको कहीं पे खड़ा रखो तो मजा आएगा, वो वाला काम मैंने 7-7.5 साल की उम्र पे शुरू कर दिया था। उस टाइम पे पब्लिक हंस रही थी, वो जोक पे हंस रही थी, फिर मेरे पे हंस रही थी, वो नहीं याद है, पर 5 मिनट में वो नहीं हो जाता मोरल डाउन थोड़ा कि कोई हंस ही नहीं रहा है? बहुत खराब लगता है। अगर इस पॉडकास्ट के अंदर 5 सेकंड तक हम दोनों साइलेंट हो जाएंगे तो चौथी सेकंड पे ऑकवर्ड लगेगा, 8वीं सेकंड पे थोड़ा गिल्टी फील होगा कि किसकी गलती है, क्या हुआ है, ऐसा है ना। तो ऑकवर्ड साइलेंस बहुत खराब चीज है। कितने प्रकार की कॉमेडी होती है? दुनिया में 38 फॉर्मेट है ह्यूमर के। मैं कोशिश कर रहा हूँ पिछले कुछ सालों से कि मैं 39 टाइप पे अपना डॉक्टरेट कर रहा हूँ। खोज लूंगा, अगर मेरी खोज कंप्लीट होगी तो फिर 40 प्रकार हो गए। हाँ, दिस इज 800 पेज बने अभी तो, और अभी तक कुछ ऐसा कॉन्क्रीट मिला नहीं है, बट आई विल सून बी फाइंडिंग अ टाइप ऑफ ह्यूमर व्हिच इज नॉट एग्जिस्ट। कॉमेडी का कोर्स मैंने तो पहली बार सुना। हाँ, ऐसा कोई कर रहा है? नहीं कर रहा है। कितने स्टूडेंट आए होंगे आपके? इंडिया में भी अब ट्रेन 2900 ऑल ओवर, अभी 19 कंट्रीज में वी आर ट्रेनिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन सब मिला के हमने 35,000 लोगों को कॉमेडी सिखाई पिछले 12 साल में, जिसमें से मोर देन 25% आर करंटली वर्किंग एज प्रोफेशनल कॉमेडियंस बाय चार्जिंग एन अमाउंट। कुछ इंडस्ट्री के स्टैंड अप कॉमेडियंस को अच्छा भी नहीं लगता, दैट व्हाई आर यू इंक्रीजिंग द कंपटीशन? क्यों? कंपटीशन तो इंक्रीज हो रही है ना। रॉयल जी को अगर कॉमेडी सीखनी है, अमित खुआ नहीं सिखाएगा तो वो कॉमेडियन ही नहीं बनेंगे, ऐसा तो है नहीं। रॉयल जी अपने आप कॉमेडी करेंगे, बहुत बुरा करेंगे, और इंडस्ट्री के अंदर एक खराब कॉमेडियन और होगा। अगर वो राइट तालीम के साथ जाएंगे तो इंडस्ट्री में एक अच्छा कॉमेडियन बनेगा। तो मैं इंडस्ट्री को बेसिकली अच्छे कॉमेडियंस दे रहा हूँ, बुरे कॉमेडियंस को रिप्लेस करके। कॉमेडियंस ज्यादा दुखी होते हैं, मैंने ऐसा नहीं, दुख, उनको दुख पता है इसलिए वो लोगों को हंसा पा रहा है। उसको स्माइल का वैल्यू पता है। अच्छा, You don't value smile, we do. I'm a patient of a disorder called hemophilia. हाँ, वो क्या होता है आप बताएंगे? तो अगर मुझे, हम बात कर रहे हैं और अगर मुझे कुछ नोकीली चीज लग गई तो हमें पॉडकास्ट थोड़ी देर के लिए रोक के मुझे वो क्लॉटिंग फैक्टर का इंजेक्शन इंजेक्ट करना पड़ेगा, और उसके कुछ मिनट के बाद वो ब्लीड बंद होगा। अगर वो मैं नहीं कर रहा हूँ तो मैं चाहे दबा के रखूँ, टेप लगाऊं, वो खून निकलता रहेगा, टेप तोड़ के भी बाहर आएगा। पर्सनली दोस्तों के साथ या आपके साथ बात करूंगा तो हीमोफीलिया इज वेरी कॉमन, बट स्टेज पे इसकी मजाक उड़ाने के लिए लोग छोड़ो, मैं ही खुद तैयार नहीं था, पर मैंने ये चैलेंज लिया। नाउ आई हैव मेड अ 120 मिनट्स ऑफ कंटेंट वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट इस रोग के, इस खामी के मैंने कितने फायदे लिए हैं जिंदगी में। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है अमित जी। तो अमित जी, रेखा जी कैसी हैं? अभिषेक ने नहीं खबर बोला रेखा जी कैसी है। हमारा गैर एक बैठी से, वो भी रेखा की तरह मेगा ही है तो। अच्छा, नहीं, मेरी वाली जया है, मैं थोड़ा confused हो गया। तो अमित जी, अभी मैं जानना चाहता हूँ आपकी जर्नी के बारे में कि आपने कब स्टार्ट किया, कौन सी एज में आपने पहला स्टेज परफॉर्मेंस किया, आपको कुछ याद है अपनी मेमोरीज? बिल्कुल याद है सर। मैं स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पे पहला परफॉर्मेंस तो 12-13 साल की उम्र के आसपास शुरू किया, पर उससे पहले आई वॉज वो शायरी बोलने वाला लड़का। अच्छा, उससे पहले भी स्टार्ट हुआ? उससे पहले वो चुटकुले सुनाता है, 1-2 शायरी बोलता है, जिसको पता नहीं है इसको कॉमेडी बोलते हैं, ना उसके परिवार को पता है कि इसको कॉमेडियन बोलते हैं। ये कुछ अच्छा बोलता है, इसको कहीं पे खड़ा रखो तो मजा आएगा, वो वाला काम मैंने 7-7.5 साल की उम्र पे शुरू कर दिया था। तीसरी कक्षा में पढ़ता था तब पहली बार प्रोफेशनली 1000 आदमी के ऑडिटोरियम के सामने स्टेज पे गया था। वो सब याद है? हाँ, बिल्कुल ऐसा फोटोग्राफ देख के मेमोरी याद आती है। हाँ, उस टाइम पे पब्लिक हंस रही थी, वो जोक पे हंस रही थी, फिर मेरे पे हंस रही थी, वो नहीं याद है, पर हंस रही थी उतना याद है। चौथी कक्षा में पढ़ता था तब पहली बार टेलीविजन पे गया था, दूरदर्शन का एक छोटा सा शो आता था, हंसता रहे जो करके। अच्छा, वो टीवी पे आया था, अगर आप भी कॉमेडी करना जानते हैं तो आइए और हमको पोस्ट कार्ड लिखिए। तो मेरे वो उस टाइम पे मेरे पापा को पूछा पोस्ट कार्ड क्या होता है, पापा को याद आया इसको ये भी सिखाना पड़ता है, नहीं तो फिर पापा ने पोस्ट कार्ड सिखाया, दूरदर्शन में भेजा, जवाब नहीं आया, दूसरा भेजा, जवाब नहीं आया, तीसरा भेजा, फिर 8वें या 9वें पॉडकास्ट में उनको पोस्ट कार्ड में उनको जवाब देना पड़ा कि हाँ ये कुछ बच्चा है, इसको टीवी पे आना है। तो फिर वहाँ पे लेके गए मुझे, तो मैंने चौथी कक्षा में पहला टीवी शो किया था, और उसके बाद से फिर ये चल रहा है सिलसिला। अच्छा, और आपने सोशल मीडिया एक्टिवली कब से वीडियोस डालने शुरू किए?
सोशल मीडिया पे मेरा कंटेंट आना शुरू हुआ 2013-14 में। श्रीदत्त व्यास करके एक बहुत पॉपुलर गुजराती फिल्मों के एल्बम सॉन्ग के डायरेक्टर हैं। उन्होंने एक देव म्यूजिक करके अपना म्यूजिक का यूट्यूब चैनल बनाया था। फिर उन्होंने लेटर ऑन उसमें कॉमेडी वीडियोस भी अपलोड करना शुरू किया। तो उन्होंने डिस्कवर किया कि ये बच्चा बहुत फनी है, तो तुम आधे घंटे का कुछ जोक बनाओ, हम उसको वायरल करेंगे। मैंने कहा बढ़िया, और पैसा भी मिलेगा। फिर बहुत बढ़िया। तो फिर उन्होंने वो कुछ वीडियोस बनाने मेरे शुरू किए 2013-14 में। मैं उस टाइम पे 12th में पढ़ता था। अब तो फेसबुक ही होगा शायद। हाँ, फेसबुक था, इंस्टाग्राम इतना एक्टिव था नहीं। वो पुराना लोगो था इंस्टाग्राम, जिसमें सिर्फ पिक्चर आते थे, वो भी पिज्जा के या फिर कुत्ते बिल्ली के, वही वाला इंस्टाग्राम था। तो उस टाइम पे उन्होंने यूट्यूब पे वीडियोस डाले, और उस टाइम पे बाकी जो वीडियोस उनके चैनल पे आते थे वो 200, 400, 500 के जाते थे। मेरा वीडियो पहले दिन पे 2 मिलियन कुछ पहुंचा था पहले हफ्ते में। उस टाइम पे फेसबुक और यूट्यूब पे। तो उनके भी लिए सरप्राइज था कि ये तो जबरदस्त आइटम है। और मेरे लिए मिलियन वर्ड पहली बार सुना था। मगर मिलियन में कितने जीरो आते हैं वो उन्होंने बताया कि 10 लाख को मिलियन बोलते हैं। तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, 12th के बाद की। तो मिलियन वर्ड का मेरे को वहाँ पे पता चला कि ऐसा कुछ होता है। तो वहाँ से मेरा एक्चुअल सोशल मीडिया जर्नी शुरू हुआ। वहाँ से लोगों ने पहचानना शुरू किया कि एक बच्चा है जो बहुत फेमस है और अच्छा काम करता है। अच्छा। फिर एक टेलीविजन शो भी मैंने किया था, व्हाट्सएप इंडिया करके, जो GTPL गुजराती नाम की रीजनल चैनल पे आता था। तो वो अभी तक का लॉन्गेस्ट रनिंग डेली कॉमेडी शो इन गुजराती लैंग्वेज है। तो हमने कुछ 750 पौने 800 एपिसोड उसके किए हैं, और डेली में 24 मिनट का कंटेंट उस पर पेश करता था। कहाँ से लाते थे इतना सारा? हाँ, तो वहाँ से मुझे पता चला कि मैं ना सिर्फ जोक परफॉर्म कर सकता हूँ। तब तक मैं जोक परफॉर्म करता था, कहीं से किसी ने लिखे हुए जोक हैं, कहीं सुना हुआ है, कहीं अखबार में पढ़ा है, उसको अपनी तरीके से पेश करते हैं। पर जब ये टीवी वाला काम आया तब आप किसी और के जोक सुना नहीं सकते, क्योंकि कॉपीराइट का इशू है। आप जोक्स में को कॉपीराइट होता? हाँ, होता तो है सर। अभी एक्टिवली इसमें IP आया नहीं है कि आपका जोक, आपका आइडिया मैं करूँ उस पर अगर आपने यूट्यूब पे कुछ अपलोड किया है या कहीं ऑनलाइन अपलोड किया और एग्जैक्ट वही जोक्स में उसी तरीके से बोल रहा हूँ, तो मैं कुछ लीगल एक्शन तो ले सकता हूँ। मुझे पहली बार पता चला कि जोक्स में भी होता है। हाँ, पर अभी क्रिएटिव काम है, तो क्रिएटिव काम में कहीं ना कहीं उसके लूप होल्स होते हैं कि अगर आपने जो जोक किया उसका सिर्फ आइडिया में ले लो और उस पर एक नया जोक कंस्ट्रक्ट कर लो। हाँ। जिसमें ना आपका कोई शब्द आ रहा है, ना आपका कोई कैरेक्टर आ रहा है, पर मैंने जोक का कोर चुरा लिया है। हाँ। तो वैसे कुछ वर्क अराउंड है जिससे काफी कॉमेडियंस का करियर बना हुआ है। नहीं चाहिए जैसे कि बोले तो फ्रैंकली स्पीकिंग, अभी की जनरेशन में तो कोई नहीं है। पुरानी जनरेशन में उसको चोरी नहीं मानते थे। जैसे मेरे काफ़ी सीनियर कॉमेडियंस ने मुझे बचपन में ऐसा सिखाया था कि कॉमेडियंस 9000 हैं और जोक 900 है। तो वही 900 जोक 9000 कॉमेडियन में परफॉर्म करने हैं। यार तुम तुम्हारे तरीके से करो, मैं मेरे तरीके से करता हूँ। मैं जब बाल हास्य कला का चाइल्ड मिमिक्री आर्टिस्ट था, तो हम 3 कॉमेडियंस परफॉर्म कर रहे हैं। एक कॉमेडियन लेट आया है, तो वो लेट आया है, उसको सबसे ज़्यादा टेंशन थी कि मेरे वाले जोक किसी ने ले तो नहीं लिए। तो वो पहले कान में आके पूछता था, वो वाला लिया, ये वाला लिया, ये वाला तूने नहीं लिया, तो मैं करता हूँ फिर परफॉर्म। तो वो इंटरकनेक्टेड गेम से मेरा कॉमेडी में इंट्रोडक्शन हुआ था। फिर मैंने सोचा, एक दिन आराम से बैठ के सोचा कि यार ये जो व्हाट्सएप पे जोक आता है, जो सब करते हैं, ये भी किसी ने तो हाथ में पेन पकड़ के बनाया होगा ना। हाँ, इसका कुछ तो प्रोसेस होगा ना कि जोक कैसे क्रिएट किया जा सकता है। फिर मैंने देखा कि ना सिर्फ गुजरात में इधर के जोक उधर करने वाले कॉमेडियन है, पर क्रिएटिव कॉमेडियंस भी है। फिर मेरी जिंदगी में शहाबुद्दीन राठौड़ साहब की इंट्रोडक्शन हुई कि पद्मश्री लेजेंड शहाबुद्दीन राठौड़ साहब, जिन्होंने गुजराती ह्यूमर की शुरुआत बहुत अर्ली में उन्होंने एग्जैक्टली। तो उनके जोक ना कोई चुरा रहा है, ना उन्होंने कहीं से लिए हैं। ही क्रिएटेड ह्यूमर आउट ऑफ हिज ओन इंटेलेक्चुअल एंड ऑब्जर्वेशन। तो वो सीखना समझना मैंने शुरू किया। तो वहाँ पे फिर वो जो मेरा व्हाट्सएप इंडिया करके मेरा शो आता था टीवी पे, वो मेरा प्रैक्टिस बन गया। ये रोज 24 मिनट के जोक बनाने हैं, उसे परफॉर्म करना है, और उसके TRP से पता चलता है कि ये जोक पब्लिक को पसंद आया कि नहीं आया। तो अभी जो ओपन माइक्स होते हैं वो मेरा ओपन माइक था। आप जोक खुद लिखते थे? मैं लिखता था। वो 750 एपिसोड में मेरी जोक राइटिंग की ट्रेनिंग हो गई। अच्छा। कि जहाँ पे मुझे पता चल गया कि अगर हमारे साथ कुछ ऑब्जर्वेशन यूनिक हुआ है या मेरे साथ कुछ अजीब घटना घटी है, तो इस पे से मैं जोक कैसे बनाऊं, और इस घटना को मुंबई का 12 साल का लड़का, महसाणा के 80 साल के अंकल और यूनाइटेड स्टेट्स का कोई 25 साल का लड़का एक साथ कैसे एंजॉय कर पाए। हाउ कैन आई मेक इट रिलेटेबल टू द होल कंट्री, समटाइम्स होल वर्ल्ड। ऐसा तो कैसे हो सकता है? सबको अलग अलग टाइप के पसंद आते हैं। अभी जो किसी को डार्क ह्यूमर पसंद आता है, किसी को क्लीन कॉमेडी पसंद आता है, तो ऐसा तो कैसे हो सकता है? इट्स अ गेम ऑफ कॉन्टेक्स्ट। जैसे मेरा जोक आपको पसंद आए और मेरा जोक आपको फनी लगे, वो दो अलग चीजें हैं।
अगर मैं यहाँ पे कोई एक जोक परफॉर्म करूंगा जो आपको पसंद नहीं आया पर फनी लगा, हंसी आई एक सेकंड के लिए, यू स्माइल के अच्छा है, पर मजा नहीं आया तो वो फनी लगा। हाँ, वो फनी लगना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे सामने 1000 लोग बैठे हैं, उनको मेरा जोक फनी ही ना लगे तो देन आई कांट कॉल माई सेल्फ अ कॉमेडियन। कि मैं 1000 में से एक आदमी को भी फनी नहीं लगा यार, तो फिर मैं कॉमेडियन ही नहीं हूँ। अच्छा, पर मेरा जोक सबको फनी लगा पर पसंद नहीं आया, तो इसमें ऐसा है कि फिर एक टर्म है जो हिंदी में हम कहते हैं नब्स पकड़ना ऑडियंस की। हाँ, अगर मैं रॉयल भाई के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ तो 5 जोक परफॉर्म करने के बाद मुझे पता लग जाना चाहिए कि इनको कैसे जोक पसंद है, तो आपको और वैसा मेरे झोले में कुछ है क्या, हाँ, तो आपको ऑडियंस से मोटा मोटी आइडिया आ जाता है आ कि जाना चाहिए। तो देन आई कैन कॉल माई सेल्फ अ प्रोफेशनल कॉमेडियन, कि जो घर से 25 जोक लिख के लाया है, आपको समझ में आए ना आए, मैं तो 25 ही बोलूँ। हाँ, वो attitude काफी लोग ऐसा ही कर रहे हैं कि मैं लिख के लाया वही आपको सुनने पड़ेंगे, वो नहीं होना चाहिए। दैट इज ओके फॉर एन ओपन माइक, और दैट इज ओके फॉर अ प्राइवेट फंक्शन, की जहाँ पे मैं अपने दोस्तों के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे 22-25 जोक लिखे हैं वो ट्राई करने हैं, तो मैं वही 22 करूंगा ट्राई। हाँ, पर अगर मैंने कमर्शियली कहीं पे एक मोटी अमाउंट ली है, सामने 45 मिनट के लिए लोग बैठे हैं, और अगर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और मैं पहले 5 मिनट में कोई हंसे नहीं, तो मुझ में वो काबिलियत होनी चाहिए कि मैं वो पैटर्न बदलूँ। 5 मिनट में वो नहीं हो जाता मोरल डाउन थोड़ा कि कोई हंस ही नहीं रहा है। ये तो सर ऐसी बात है कि हर जोक के बाद हमको नया जन्म लेना पड़ता है। समटाइम्स 45 मिनट के शो के अंदर 44 मिनट तक कोई नहीं हंस रहा है, पर आखिरी 1 मिनट में हमको नया जन्म लेना पड़ता है कि शायद इधर हंसेंगे। वी हैव टू बी सो ऑप्टिमिस्टिक। स्टेज पे से जब तक उतरते नहीं है तब तक हम अपनी हकारात्मकता को नहीं त्याग सकते। वी कांट बी लेस ऑप्टिमिस्टिक दैट वी वर ऑन स्टेज। उधर कहीं लगता है सामने कोई हंस नहीं रहा, इतना बड़ा ऑडिटोरियम में लोग बैठे हैं, बहुत खराब लगता है। अगर इस पॉडकास्ट के अंदर 5 सेकंड तक हम दोनों साइलेंट हो जाएंगे तो 4th सेकंड पे ऑकवर्ड लगेगा, 8वीं सेकंड पे थोड़ा गिल्टी फील होगा कि किसकी गलती है, क्या हुआ है, ऐसा है ना। तो ऑकवर्ड साइलेंस बहुत खराब चीज है। स्टैंड अप कॉमेडी के अंदर या किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म के अंदर साइलेंस सबसे बड़ा पावर भी है। जब आप परफॉर्म कर रहे हैं और बीच में 1 सेकंड के लिए रुके और पूरा सामने 800 लोग बैठे हैं, 800 आदमी अगर आपको यूं सुन रहे हैं पूरी तल्लीनता से, तो वो आपका पावर भी है। और अगर आपका पंचलाइन खत्म होने के बाद वो 800 लोग रुके हैं तो वो आपका डाउनफॉल भी है। साइलेंस का बहुत बड़ा रोल है कॉमेडी में, उसका सही इस्तेमाल करना पड़ता है। समटाइम्स वी कैन बी सो मोटिवेटेड फ्रॉम साइलेंस ऑफ द ऑडियंस, समटाइम्स वी कैन बी सो डीमोटिवेटेड एज वेल। बट वो ग्रेजुअली धीरे धीरे हम ओवरऑल रिस्पॉन्स देखना शुरू करते हैं। जब कॉमेडियन अपना करियर की शुरुआत करता है तब उसको हर जोक के रिस्पॉन्स में ताली चाहिए। ये जोक नहीं चला तो मैं बुरा कॉमेडियन, ये जोक चल गया तो मैं अच्छा कॉमेडियन। ये था कि जब करियर शुरुआत करते हैं एज अ कॉमेडियन तो क्या होना चाहिए, मतलब बेसिक कॉमेडी एज अ सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए कि आपको पंच लाइन आनी चाहिए कि डार्क कॉमेडी आनी चाहिए कि क्या आना चाहिए? सेंस ऑफ ह्यूमर इज द इंग्रेडिएंट एंड स्टैंड अप कॉमेडी इज द रेसिपी। अच्छा, अब ये समझ, आलू की सब्जी बनाने के लिए क्या चाहिए? आलू चाहिए। हाँ, आलू ही नहीं है तो आलू की सब्जी नहीं बन सकती। ट्रू। पर अगर आपके पास आलू है, जीरा है, मिर्ची है, हल्दी है, तेल है, कढ़ाई है, गैस है, तो अपने आप सब्जी नहीं बनेगी, रेसिपी चाहिए होगी। तो सेंस ऑफ ह्यूमर आपके अंदर वो इंग्रेडिएंट है जिसके बिना कॉमेडियन बनना नामुमकिन है। अच्छा, पर अगर आपके पास सेंस ऑफ ह्यूमर है तो आपको रेसिपी सीखना पड़ेगा कि इसका इस्तेमाल करके जोक कैसे बनाते हैं। वो लर्नेबल है, वो सीख सकते और हैं। वो कैसे, मतलब कितने टाइप का होता है वो? सेंस ऑफ ह्यूमर एक ही तरह का होता है। इट्स सेंस, जैसे हम सूंघने की शक्ति है देख वैसे। के और समझ आता है कि जैसे हम सबका एक ऐसा मौसा या फूफा है जो अगर किसी की शादी में आता है तो सबके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, अंकल अभी तो दैट पर्सन हैज द इमेज ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमरफुल पर्सन। True. और एक ऐसा मौसा या फूफा या मौसी भी है हमारी जो जिंदगी में कभी खुश नहीं है, उसको बोलो आंटी मेरे 99 आ रहे हैं, बोले हाँ फिर भी एक तो कम आया, वो है। हाँ, तो दैट इज हैविंग द सेंस ऑफ ह्यूमर और नॉट हैविंग इट। हाँ, पर अगर आपके पास सेंस ऑफ ह्यूमर है तो फिर उसकी तालीम ली जा सकती है, उसके बारे में ट्रेनिंग की जा सकती है, या उसके बारे में सीखा जा सकता है कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कौन से प्रकार की कॉमेडी के साथ ज्यादा मिलता जुलता है। कितने प्रकार की कॉमेडी होती है? हाँ, दुनिया में 38 फॉर्मेट है ह्यूमर के। सटायर, ब्लैंड वर्ड, जुवेनाइल, सोफोमोरस, ऐसे 38 प्रकार है। 38 टाइप्स ऑफ 38। मैं कोशिश कर रहा हूँ पिछले कुछ सालों से, मैं 39th टाइप पे अपना डॉक्टरेट कर रहा हूँ। अच्छा, तो उस पर अगर मैं कुछ खोज लूंगा, अगर मेरी खोज कंप्लीट होगी तो फिर 40 प्रकार हो गए। हाँ जी, थीसिस। हाँ, थीसिस 800 पेज बने अभी तो, और अभी तक कुछ ऐसा कॉन्क्रीट मिला नहीं है, बट आई विल सून बी फाइंडिंग अ टाइप ऑफ ह्यूमर व्हिच इज नॉट एग्जिस्ट। तो पूरे वर्ल्ड में हाँ, 39वां प्रकार फिर मेरे नाम से जाना जाएगा, ये शायद जिंदगी में अचीव करेंगे। 38 प्रकार भी अभी हिंदुस्तानी कॉमेडी में एक्सप्लोर नहीं हुए हैं। हिंदुस्तान में तो अभी तो डार्क कॉमेडी चल रहा है, डार्क ह्यूमर चल रहा है, यस बिल्कुल, फिर रोस्ट चल रहा है, रोस्ट चल रहा है, मिमिक्री चल रहा है। हाँ,
मिमिक्री सबसे पहले है। मोदी जी की मिमिक्री वाले मिलियंस में जा रहे हैं। इंडिया में स्टैंड अप से भी पहले आया था मिमिक्री। अच्छा, इंडिया में मिमिक्री से ही लोगों को पता चला था कि इससे एंटरटेन भी कर सकते हैं लोगों को। हाँ। मैं यूं करो तो आपको मजा आता है, ये एक तरह की कॉमेडी हुई। हाँ, इट्स एंटरटेनिंग, तो इससे शुरुआत हुई थी। इंडियन कॉमेडी एक्चुअली स्टार्टेड विद मिमिक्री रादर देन स्टैंड अप कॉमेडी। और क्या चल रहा है इंडिया में, मतलब जो लोग देखना पसंद करते हैं? सी इंडिया में रोस्टिंग कहे आप या डार्क कॉमेडी कहे आप, इन सब के पीछे का एक कॉमन क्यू है किसी के मजे लेना, किसी की मजाक उड़ाना। अगर 4 दोस्त मिलके 5वें दोस्त के मजे ले रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, हर ग्रुप में होता है, हर ग्रुप में होता है ऐसा। तो अपने को ऐसा लगता है कि ये हम करते हैं। हाँ। अगर वैसा ही कोई स्टेज पे कर रहा है और किसी और के मजे ले रहा है, तो हमको एज एन ऑडियंस बहुत मजा आता है कि ये मेरा दोस्त नहीं है लेकिन इसके मजे लेने में बहुत मजा आ रहा है हमको। बट दैट इज वन फॉर्मेट ऑफ ह्यूमर। अगर पिछले 5-7 साल में हिंदुस्तान में कुछ कॉमेडियंस और कुछ शोज को हम बाकात करें, उसको हम साइड में रखें, तो उसके अलावा 90-95% ऑफ द कॉमेडी इज सराउंडेड बाय मजे लेना, मजाक उड़ाना। हाँ, चाहे वो अभी रोस्टिंग तो का वही चल रहा है, डार्क crowd कॉमेडी work का का। फॉर्म हो, क्राउड वर्क का फॉर्मेट हो, या कपिल के शो में ऑडियंस इंटरेक्शन का फॉर्म हो, तो एक लिमिट हो गया है। इट्स काइंड ऑफ, हिंदुस्तान में थोड़ा सा क्रेज है ना कि एक चीज चल गई, एक बॉलीवुड रोमांटिक काम मसाला चल गया तो फिर सबको वही बनाना है। हाँ, सिंघम चल गई तो सिंघम ही बनानी है, फिर वैसा वाला पॉइंट है। बट वर्सिटैलिटी इज द की। वर्सिटैलिटी कॉमेडी में अभी नहीं है इंडिया में। इंडियन कॉमेडी सीन, चलिए मान लीजिए एक्टिवली अगर मैं कहूँ तो 15-20-25 साल पुराना कॉमेडी सीन है अपना। क्यों? 25 साल से पहले हिंदुस्तान में स्टैंड अप कॉमेडियन के करियर्स नहीं थे। 1977 या 76 में जॉनी लीवर साहब ने फिल्म फेयर में एक स्पेशल कॉमेडी परफॉर्मेंस दिया था। वहां से एक्चुअली वाइडली पॉपुलर हुआ कि स्टैंड अप कॉमेडी मतलब लोग देख सकते हैं। लोग, उससे पहले तो 25 मिनट कॉमेडी हो सकती है। हाँ, उससे पहले तो वही म्यूजिक का और वो होता था। गुजरात में 40-45 साल पहले एक इंसान लड़ रहे थे कि हम फिलर नहीं है, डायरो होता है गुजरात में। डायरो के बीच में एक आदमी गाना गा के जा रहा है और दूसरा आ रहा है, उसके बीच में उसको पानी पीने का टाइम चाहिए ना, तो गांव का एक लड़का आएगा और स्टैंड अप कॉमेडी जैसा कुछ 2 चुटकुले सुनाएगा। तो हम फिलर थे गुजराती कॉमेडी में। 40-45 साल पहले हम फिलर थे। हाँ, किसी के पानी पीने का ब्रेक है, ऑर्केस्ट्रा के अंदर या डायरो के अंदर हम पानी पीने का ब्रेक है। फिर एक इंसान जिन्होंने ये जिद उठाई कि भाई 3 कॉमेडियन बैठ के पौना घंटा कॉमेडी सुनाएंगे और तुमको टिकट लेके आना पड़ेगा। और उस घटना का कोई नाम नहीं था, उसका नाम दिया गया हास्य दरबार। अच्छा, कि ये हमारा दरबार है और यहाँ पे सिर्फ कॉमेडी होगी, हम ही मेन एक्ट है, हम फिलर नहीं है। ये शाहबुद्दीन साहब ने शुरू किया। और इस घटना को बोल रहा हूँ 40 साल पहले। आज से 40 साल 40 शुरू साल करना पहले। मतलब तो। और 40 साल पहले नहीं हजम हुआ था लोगों को कि यार ये चुटकुले 3 घंटे कौन चुटकुले सुनता है। ठीक है, बीच में 2 मिनट सुना लिए, 3 घंटे चुटकुले सुनने के। जबकि ब्रिटिश कॉमेडी सीन, अमेरिकन कॉमेडी सीन में 2-2 घंटे के कॉमेडी स्पेशल्स होते ही थे तब। वो कितना पुराना होगा ब्रिटिश कॉमेडी आई अज्यूम 70-80 साल से ज्यादा, मतलब अपने से डबल, तकरीबन 100 साल होने आए होंगे, अपने से डबल ट्रिपल एक्चुअली। उतना पुराना सीन है। तो वहां पे 25-30 साल के बाद थक के उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी से हट के माइम कॉमेडी स्पेशल्स है वहां पे। मतलब माइम जो होता है, माइम जिसमें हम लोग स्लैपस्टिक कॉमेडी, माइम कॉमेडी, ये प्रकार है कॉमेडी के। स्लैपस्टिक जो चार्ली चैपलिन करते हाँ थे। हाँ हाँ, माइम कॉमेडी का मतलब है कि आप हिंदुस्तान के अंदर जो फॉर्मेट हुआ है, ब्लैक कपड़ों के अंदर व्हाइट कलर का वो मेकअप लगा के सिर्फ एक्सप्रेशन से माइम करते हैं। उसके कॉमेडी स्पेशल्स हो गए हैं आज से 20 साल, 15 साल, 25 साल पहले अमेरिका के अंदर। तो अभी 38 प्रकार की कॉमेडी में हम स्टैंड अप कॉमेडी, मिमिक्री, डार्क कॉमेडी, रोस्ट कॉमेडी और ब्लू कॉमेडी, थोड़ा बहुत सटायर और सरकाज़म, हाँ, इससे आगे नहीं पहुंच पाए। कुछ कॉमेडियंस ने ट्राई भी किए हैं। वेंट्रीलॉक्यूइज्म होता है जिसे प्रॉप कॉमेडी कहते हैं। अच्छा, वेंट्रीलॉक्यूइज्म मतलब आपने वो लाफ्टर चैलेंज में राजा रेंचो देखा होगा कि बंदर के अंदर उनका हाथ होता है, हाँ हाँ हाँ, है ना। वो 50 साल 40 साल प्रकार में आता है ये कॉमेडी। प्रकार वेंट्रीलॉक्यूइज्म इज अ प्रॉप कॉमेडी। ओके, आप प्रैंक करते हैं ना दोस्त के साथ, हाँ। नया सिम कार्ड लेके, वो प्रैक्टिकल कॉमेडी, वो भी कॉमेडी का प्रकार है। अच्छा, हम 2 शब्दों को मिला के एक तीसरा शब्द पैदा करते हैं, ब्लैंड वर्ड ह्यूमर, ये भी प्रकार है। पर ये सब बहुत कम मेन स्ट्रीम कॉमेडी में आया है। वर्सिटैलिटी का एक्सपेरिमेंट्स करने में अभी भी हिंदुस्तानी ऑडियंस नहीं मान रही है ऐसा कॉमेडियन। बाहर सब वही हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है बाहर। अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम टाइप कास्ट कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। क्रिएटिव है और जितने क्रिएटिव कॉमेडियंस दुनिया में नहीं है, पर उस क्रिएटिविटी को हम एक्सपेरिमेंट, जैसे अगर आपके पास 25 लाख रुपए है और आपको गुजराती फिल्म बनानी है, या आपके पास 5 करोड़ है और आपको हिंदी फिल्म बनानी है, और वाइस वर्सा, तो आप सोचेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है, कुछ वैसा बनाते हैं जो ऑलरेडी चल रहा हो।
हीरो कौन सा लेते हैं? जो ऑलरेडी फेमस हो। गाने किससे लिखवाते हैं? जिसने ऑलरेडी अच्छे लिखे हैं उससे लिखवाएंगे। कोई रेडी नहीं है। तो अगर आप अपना पैसा डाल रहे हैं तो आप रिस्क नहीं लेंगे, विच इज वैलिड। हाँ ट्रू। पर एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन अगर मुझे स्टेज पे बुलाया गया है तो मेरा पैसा इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, मेरा सिर्फ प्रेजेंस और कला इन्वेस्ट हो रही है। तो मुझे ये रिस्क नहीं सोचना चाहिए। वी शुड एक्सपेरिमेंट। मैं अभी कॉमेडी स्पेशल्स 2019 से मैंने शुरू किया। 19 में पहला स्पेशल मैंने रिश्ता रिलेशनशिप किया। 23 में एक और स्पेशल किया। अभी मैं पेनफुली स्माइलिंग। तो मैं हर स्पेशल में मैंने जो कॉमेडी प्रकार इससे पहले किया है ना, वो छोड़ के कुछ नया कर रहा हूँ। ऑडियंस को पसंद आ रहा है। एग्जैक्टली द पॉइंट कि पहले 3, 4, 5 शोज में मेरी ऑडियंस कंफ्यूज रहती है कि पिछली बार मस्त किया था, अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं भैया, ये कोई नहीं मजा है। पर वो 3, 4, 5 शोज के बाद उनको समझ में आने लगता है कि ये कुछ नया है, शायद इसको चांस देंगे तो मजा आएगा। पर हम अगर वो ऑडियंस को नहीं समझाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है तो वो सीमित रह जाएगा फिर। पर अपने में तो वो सब सीमित ही रहना चाहते हैं कि इधर ही देखना है हमको। हाँ, जैसे आपके पास 5 मूवीज के ऑप्शन भी होंगे, फ्राइडे को आपको फैमिली के साथ जाना है तो आप पॉपुलर एक्टर की पॉपुलर मूवी पसंद करेंगे। तो फिर मुझे लगता है कि अगर एज एन ऑडियंस आप पॉपुलर एक्टर की पॉपुलर मूवी पसंद कर रहे हो तो फिर उस एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर बार कुछ नया करे। हाँ, हम हर बार वही एक्टर को देखने जाएंगे और हर बार वो वही रोल करेगा। बॉलीवुड में भी वही है, वही स्क्रिप्ट चल रही है, रोमांस वाली और एक्शन वाली वही चल रही है, सालों से चल रही है। तो अभी मैं आप सबको बता दूं कि अमित सर एक कोर्स चलाते हैं कॉमेडी का। तो अमित सर उसके बारे में बताइए कि कॉमेडी का कोर्स मैंने तो पहली बार सुना। हाँ, ऐसा कोई कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो इसका भी मैं बैक स्टोरी बताता हूँ आपको। तो 2012 में मैंने 12वीं कक्षा पास की। उस टाइम पे मैं प्रोफेशनल कॉमेडियन था। गुजरात के टॉप 10 टॉप 12 कॉमेडियंस जो कमाते हैं उसमें मेरा नाम था कि सबसे ज़्यादा पैसा लेने वाले 12 कॉमेडियंस में मैं था। इससे 3-4 आर्टिकल्स आ चुके थे, मेरे को भी पता चला कि अच्छा कमाते हैं 17 साल में अपन। तो उस टाइम पे फिर माय फादर, वो भी एक्टर हैं, वो भी एक घर में कलाकार है सब, तो उन्होंने भी बोला कि यू कैन डू वट एवर यू वांट टू डू, मैं तुमको डिग्री करने के लिए नहीं बोलूँगा। मेरा कॉमेडी के बाद दूसरा प्यार कोडिंग है। मेरे को सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बनना था, पढ़ना था। पर जैसे लोग बोलते हैं ना कि मैं पैशन फॉलो करने के लिए बाद में एक्टिंग करूंगा, मेरा था पैशन फॉलो करने के लिए ज़िंदगी में कभी कोडिंग करेंगे। आई डिडंट वांटेड टू लर्न इमीडिएटली। तो मेरे को कॉमेडी का कोर्स करना था। मंगा है कहीं बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमेडी, तो भरते हैं पैसा जाते हैं। तो 2-3 कोर्स मिले पूरे दुनिया के अंदर। एक लॉस एंजलिस में था, एक कैलिफोर्निया में था, 2 यूएस में मिले थे, एक ऑस्ट्रेलिया में एक छोटा सा कोर्स था। तो पापा ने बोला कि आप देखो कितना फीस है, मैं मैनेज करूंगा। पापा का सैलरी 3,000 था उस टाइम पे। उन्होंने बोला तू बोल 3 करोड़ भी होगा मैं मैनेज करूंगा, तू पढ़ इसके बारे में आगे। फिर एक कोर्स मिला जो सबसे लंबा था, सबसे लंबा कोर्स 11 दिन का था। उसकी फीस थी 7,80,000 रुपये। 11 दिन का तो क्रैश कोर्स हुआ। एग्जैक्टली, वो सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग कॉमेडी कोर्स है दुनिया का। तो मैं यार 11 दिन में तो मैं, चलो पापा ने 8 लाख फीस भर दी, 7,80,000 हमने वीज़ा टिकट करवा दिया, तो 11 दिन में तो क्या जादू हो जाएगा कि मैं कॉमेडियन बन जाऊंगा। तो मैंने फिर ये तो गलत है। फिर मैंने इंडिया स्केल पे भी बहुत ढूंढने की कोशिश की, ऑर्थोडॉक्स तरीके से भी कोशिश की कि कोई बहुत साल से कॉमेडी कर रहा है और अगर मुझे उनका चेला बना ले, हाँ, कि तू मेरे साथ सीखना। पैसा मिला नहीं। तो वैसे भी एक भाई साहब मिले इंडिया के अंदर, गुजरात में, अहमदाबाद में, नरेश वोरा करके एक कॉमेडियन, अभी भी एक्टिवली कर रहे हैं काम। तो उन्होंने बोला तू मेरे साथ चलना, मैं तेरे को 150, 200, 250 प्रोग्राम तक तुमको मेरे साथ ले जाऊंगा। मैं कैसे कर रहा हूँ तू ऑब्जर्व कर, आई कैन टीच यू बट आई कैन शो व्हाट आई डू। बहुत बढ़िया। तो मैं उनके साथ 2-3-4 महीने, 6 महीने उनके साथ घूमा फिरा, तो बहुत कुछ समझने मिला कि बहुत छोटी छोटी 40-50 टेक्निक्स हैं जो सिखाई जा सकती है, सामने बैठ के सिखाई जा सकती है। फिर मुझे सही लगा कि 11 दिन में टेक्निक सिखाई तो जा सकती है, लेकिन उसको अप्लाई करना, जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि स्टैंड अप कॉमेडी के किसी भी जोक में एक सेटअप होता है, एक पंचलाइन होता है, एक टैग होता है, तो सीखने में 2.5 मिनट लगेगा। पर फिर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आप जाओ स्टेज पे करके दिखाओ। वो प्रैक्टिस करने के लिए, वो अप्लाई करने के लिए एक मेहनत लगती है। ट्रू। तो मैंने कहा इसका कुछ तो करिकुलम होना चाहिए, कोई कोर्स होना चाहिए। तो देन आई स्टार्टेड माय डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। मैंने BCA का डिग्री पढ़ना शुरू किया और फिर मैंने कैफे कॉमेडी करके एक ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया है फर्स्ट ईयर के कॉलेज। हाँ, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, कि मैं अब कॉमेडी सिखा रहा हूँ। शुरुआत में वाज़न्ट चार्जिंग एनीथिंग, अच्छा, कि कुछ चार्ज नहीं कर रहा हूँ। आप सीखना चाहते हैं मेरे पास, मैंने उस टाइम पे मेरे पास 7.5-8 साल का एक्सपीरियंस था। हाँ। मैं 8 साल में जितना सिखाऊं तो आप ऑलरेडी सीखे हो, आप कर ही रहे थे। हाँ। तो आपको सीखने की क्या जरूरत पड़ी? तो एक होता है ना, एक भूख होती है अंदर की, जो मैं कर रहा हूँ वो सबसे बेस्ट है ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए। ओके। और तो जो मैं कर रहा हूँ उससे कुछ तो बेटर होगा मार्केट में, जो मुझे नहीं पता है। तो वो सीखने की जगह ही नहीं है ना, तो आप बहुत ब्लैंक फील करते हैं। जैसे अगर आप
आप कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर, मैं ग्रेजुएट बन गया तो मुझे पता है BCA के बाद MCA किया जा सकता है, PhD किया जा सकता है, मैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में रह के बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी सीख सकता हूँ, AI सीख सकता हूँ। वो आगे बढ़ने के पाथवे का, करियर का गैप पता है कि इसके बाद ये, उसके बाद ये। हाँ ट्रू। When can you call yourself a learned successful comedian? इसका कोई पाथवे तो है ही नहीं। पर आप तो अच्छा कर रहे थे, ऑडियंस पसंद कर रही थी आपको, तो आपको क्यों लगा कि सीखना? सीखना है वो सक्सेसफुल बनने के लिए नहीं लगा, सीखना है वो वैलिडेशन भी होता है कई बार। अच्छा हाँ। कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, इससे आगे भी कुछ होता है जो मुझे नहीं पता है। हाँ। क्योंकि अल्टीमेटली मैंने कॉमेडी करना शुरू किया था 20 रुपए की पॉकेट मनी के लिए। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। कि जहाँ से जैसे मैं 4-5 साल का, 6 साल का हुआ जब पहली कक्षा में मेरा एडमिशन लिया पप्पा ने 6 साल की उम्र में, तो 1 रुपया पॉकेट मनी मिलता था हर संडे हमको। 1 रुपया मुझे, 1 रुपया बहन को। 25 पैसे का उस टाइम पे चॉकलेट आता था, तो 4 चॉकलेट पूरे हफ्ते में मिलेगी। तो उस टाइम पे और मेरे पापा एक मैरिज हॉल के अंदर, बैंक्वेट हॉल होता है जो मैरिज हॉल, उसके अंदर मैनेजर थे। तो वहाँ पे माइक पे हेलो हेलो माइक टेस्टिंग चल रहा था। मेरे को एक शायरी आती है, बोलूँ? तो वो भाई साहब जिनके बच्चे की शादी थी, उन्होंने बोला कि हम ऑर्केस्ट्रा आने वाली है, तो उसकी शुरुआत में बोलना तो जब पब्लिक बैठी हो, खाली हॉल में थोड़ी बोलने का। बात तो सही है, खाली हॉल में नहीं बोलेंगे। तो पब्लिक आई, बोले कितनी शायरी आती है? होगा 6 और 2 चुटकुले भी आते हैं। कितना मिनट बोलेगा? होगा 4 मिनट। बोले बोलना। तो मैं 4 मिनट बोला, सारी शायरी पे ताली बजी, सारे जोक पे लोग हंसे। खत्म होने के बाद वो भाई साहब जिनके बच्चे की शादी थी, उन्होंने 20 रुपये निकाल के दिया, बोले ये मेरी तरफ से। ओहो। मैं बहुत शरीफ आदमी, मैंने पापा को दे दिया। पापा ने बोला ये तेरा। मैंने कहा यार ये तो 1.5 साल का पॉकेट मनी है अपना, यार ये तो मस्त काम हो गया है, ये धंधा बहुत बढ़िया है, ये करना चाहिए। तो मैं वो 20 रुपए की लालच पर करता था कि कहीं पे परफॉर्म करेंगे तो कोई कुछ तो देगा ना, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया महीने का। यार पापा 3,000 सैलरी, अपना भी 700-800 का तो बकरा हो ही जाता है। तो वो लालच में मैंने शुरू किया था, और वो लालच से मैं सीखता गया। धीरे धीरे फिर पता चलने लगा कि नहीं, इसमें मजा भी आ रहा है। धीरे धीरे पता चला कि मजा आ रहा है, पैसा मिल रहा है, इसमें तो अपना टैलेंट भी है। हाँ। नेचुरली गुड एट इट। हाँ। पर कोई चीज नेचुरली, अब आप बचपन से आपका गला बहुत अच्छा है, आप अच्छा गाते हैं, सबको पता है, लेकिन आपको कभी तो लगेगा ना कि कोई तो गुरु होगा जो सुर समझाए, ताल समझाए, सारे गामा पदरी से समझाए, तो मैं जो कर रहा हूँ उसको वैलिडेशन मिले कि तुम ऑलरेडी सुर में हो। वो वैलिडेशन के लिए मैंने ट्रेनिंग लेना सोचा, पर मुझे मिला नहीं। फिर मैंने अभी तो आप दे रहे हो, अब मैं दे रहा हूँ वो ट्रेनिंग। कितने स्टूडेंट रहे होंगे आपके अभी तक? मतलब इंडिया में भी अब ट्रेन 2900, 2900 का आंकड़ा हमने क्रॉस किया पिछले महीने। ऑल ओवर अभी 19 कंट्रीज में वी आर ट्रेनिंग। ऑनलाइन ऑफलाइन बैच, ऑनलाइन ऑफलाइन सब मिला के हमने 35,000 लोगों को कॉमेडी सिखाई पिछले 12 साल में। 35,000 कॉमेडियंस, जिसमें से मोर देन 25% आर करंटली वर्किंग एज प्रोफेशनल कॉमेडियंस बाय चार्जिंग एन अमाउंट। तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कुछ इंडस्ट्री के स्टैंड अप कॉमेडियंस को अच्छा भी नहीं लगता, दैट व्हाई आर यू इंक्रीजिंग द कंपटीशन। मेरे को लगता है कि इट्स नॉट इंक्रीजिंग द कंपटीशन। क्यों? कंपटीशन तो इंक्रीज हो रही है ना। रॉयल जी को अगर कॉमेडी सीखनी है, अमित खुआ नहीं सिखाएगा तो वो कॉमेडियन ही नहीं बनेंगे, ऐसा तो है नहीं। रॉयल जी अपने आप कॉमेडी करेंगे, बहुत बुरा करेंगे, और इंडस्ट्री के अंदर एक खराब कॉमेडियन और होगा। अगर वो राइट तालीम के साथ जाएंगे तो इंडस्ट्री में एक अच्छा कॉमेडियन बनेगा। तो मैं इंडस्ट्री को बेसिकली अच्छे कॉमेडियंस दे रहा हूँ, बुरे कॉमेडियंस को रिप्लेस करके। I am not increasing the number of comedians, I am just replacing bad comedians to good comedians. आपको क्या लगता है वो नंबर इंक्रीज होना चाहिए कि अभी डिसेंट लोग कॉमेडियंस है पूरे इंडिया में और गुजरात में? गुजरात में तो इट्स क्लोज टू जीरो, फ्रेंकली स्पीकिंग। 6.5 करोड़ की जनता है हमारी। आई डोंट नो द रीसेंट डिजिट, पर 6-6.5 करोड़ की पॉपुलेशन है। मैंने बीच में एक इंटेंसिव लिस्ट बनाया था इनविटेशन देने के लिए, अकेडमी को 10 साल कंप्लीट हुए थे, तो मैंने कहा लेट्स इनवाइट ऑल द कॉमेडियंस ऑफ द गुजरात। तो कुछ 125-150 मेरे स्टूडेंट्स हैं, 160 टू बी, जो अच्छा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, जिन्होंने कोर्स लेने के बाद कॉमेडी करना छोड़ नहीं दिया। जो अभी भी कॉमेडी कर रहे हैं, ऐसे 160 स्टूडेंट, और बाकी पॉपुलर कॉमेडियंस फ्रॉम मरन देसाई टू चिरायु मिस्त्री टू जीतू भाई द्वारकावाला टू अरविंद शुक्ला टू अतुल महिड़ा, एवरीवन, साहबुद्दीन राठौड़ साहब, तो सबको मिला के एक टोटल इंटेंसिव लिस्ट बना 287 कॉमेडियंस। उसमें से 150 आपके, इसमें 160 मेरे स्टूडेंट है। अब ये 280, तो मुझे लगा 6.5 करोड़ लोगों को हंसाने के लिए 287 कॉमेडियन है हमारे पास। अब मुझे इतना पता है कि अगर ये 6.5 करोड़ लोग, उनमें से सिर्फ 1% लोग अगर साल में अपने बर्थडे को बड़े लेवल पे सेलिब्रेट करना चाहे तो भी इनफ कॉमेडियंस नहीं है। ट्रू है ना। उसमें भी हम फिल्टर लगाए कि कितने लोग 1-1.5 घंटा परफॉर्म कर सकते हैं, तो एक और फिल्टर लगेगा। कितने लोग प्रोफेशनली परफॉर्म कर सकते हैं, जो जिनके अंदर, जिन्हें पता है कि प्रोफेशनली काम कैसे किया जाता है, एक और फिल्टर लगेगा।
उसमें से कितने लोग मेरी पर्टिकुलर डेट पे अवेलेबल होंगे, एक और फिल्टर लगेगा। अगर आप बात करेंगे कि मुझे 12 नवंबर के दिन शाम को 7:30 बजे अहमदाबाद में 1.5 घंटा गुजराती कॉमेडी परफॉर्म कर सके ऐसा कॉमेडियन चाहिए, तो पूरे गुजरात में आपको 4 या 5 ऑप्शन मिलेंगे। आज के दिन की अगर बात करें तो मैं आपके पॉडकास्ट में बिजी हूँ। हाँ आज 12 नवंबर है, मैं जो 5 बोल रहा हूँ उसमें से 2 अमेरिका में है। ट्रू। तो आज के दिन पे कोई अवेलेबल ही नहीं है सर। इफ यू वांट टू बुक अ कॉमेडियन टुनाइट, नन ऑफ देम इज अवेलेबल। कितना खाली पड़ा है ना इंडस्ट्री। इट्स अ वैक्यूम दैट नीड टू बी फिल्ड। ये मुझे पता ये नहीं था। सेम केस अमेरिका में नहीं है। न्यूयॉर्क सिटी के पास इतने कॉमेडियंस हैं कि हर रोज अगर आप 1000 कॉमेडियन को भी बुक करेंगे तो भी हजारों लोगों को काम नहीं मिलेगा। सो अभी इंडिया में स्पेसिफिकली गुजरात में एक बहुत बड़ा वैक्यूम है जो फिल करना है। तो वहाँ पे तो इस तरह की अकेडमी की और इस तरह के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता आप तो सालों से कर रहे हो, तो है। राइट, ग्रेट सैल्यूट टू यू। थैंक यू। अभी आप कॉमेडी कंज्यूम करते हैं खुद? यस ऑफ कोर्स, डेली एटलीस्ट 100 मिनट्स, 100 मिनट मिनिमम रोज मैं कॉमेडी कंज्यूम। 3 hours? यस 2 घंटे, क्लोज टू 2 आवर्स, 100 मिनट रोज। अगर किसी दिन नहीं मिल पाया है समय तो दूसरे दिन ज़्यादा करना है। एंड आई मेक श्योर दैट आई वॉच एनीथिंग दैट इज रिसेंटली अपलोडेड एंड अ लिटिल बिट पॉपुलर। तो अगर कुछ नया हो रहा है जो लोगों को थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो वो मुझे देखना चाहिए। अभी तो लेटेंट चल रहा है, बिल्कुल समय रहना है पूरे इंडिया में उसकी बातें हो रही है। बिल्कुल। आप देखते हो? हाँ बिल्कुल देखता हूँ सर। कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता था कुछ पहले एपिसोड्स में। हाँ, जब वो कंसेप्ट बहुत रॉ और बहुत इंटरेस्टिंगली लॉन्च किया एकदम कि तो आई लव द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट, आई लव द फॉर्मेट, आई लव द वे समय रैना एंड बलराज का ये हैंडल्स द होल कंसेप्ट। बट धीरे फिर मुझे लगता है कि उसका 2 एपिसोड के बाद उसका पर्पस बदल गया, 3 एपिसोड के बाद उसका फॉर्मेट बदल गया, 4-5 एपिसोड के बाद वो पूरा शो ही बदल गया है, ऐसा फील होता है। एंड इट इज नेचुरल, हाँ, ऐसा होता भी है। पर अभी तो हर वीक वो पीक बना रहा है ऑफ कोर्स। और अभी तो वो बहुत सारे रिकॉर्ड्स जिस तरह के आगे उनके प्लान्स है, इट विल क्रिएट अ लॉट मोर रिकॉर्ड्स। बट इससे इंडियन कॉमेडियंस को ये सीखना चाहिए कि कुछ नया कंसेप्ट ले आता है तो भी चलता है। हाँ, ऑडियंस रेडी है। हाँ, ये सीख लेनी चाहिए सबको। जैसे आशीष सोलंकी साहब ने रोस्ट प्लान किया जब, तो उसके बाद बहुत सारे प्लान हुए रोस्ट। हाँ। राइट, उससे एआईबी के बाद रोस्ट बहुत कम हुए थे। आशीष सोलंकी के बाद फिर उर्फी जावेद रोस्ट हुआ, मुनव्वर फारूकी ने किया, एंड लॉट मोर हैपेंड ऑन द रीजनल लेवल। तो द प्लान इज कि कोई एक नया यूनिक कर रहा है और अगर वो मार्केट में चल रहा है तो हमको ये सोचना चाहिए कि कुछ और नया लाते हैं यार, मार्केट को नई चीज़ों की ज़रूरत है। और इसमें तो बहुत कुछ बाकी है। 38 में से हार्डली 8 प्रकार भी नहीं अटेम्प्ट हुए हैं इंडिया में। तो 30 ऐसे प्रॉपर कॉमेडी टाइप्स हैं जो आप पेश करेंगे तो हिंदुस्तान को लगेगा कि आप सबसे पहले आर्टिस्ट है जिसने ये किया है। और ऐसा तो है नहीं कि मुझे ही पता है। इंटरनेट पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ कॉमेडी तो लिस्ट आएगा, एक्सप्लेनेशन आएगी, उसके बारे में ब्लॉग्स आएंगे, पढ़े, अप्लाई करें तो कितने नए कंसेप्ट्स बन सकते हैं। आप ऑनलाइन ही कंज्यूम करते हो कि बुक्स और कुछ? ऑनलाइन कंज्यूम करने के लिए उसमें वीडियो फॉर्मेट मिलता है। किताबें अनफॉर्चुनेटली, आई वुड से अनफॉर्चुनेटली प्रिसाइजली, कि बहुत कम लिखी गई है। ह्यूमर की थियरीज के बारे में अगर आपको सीखना समझना है तो कुछ 72 किताबें हैं। मैंने एक एक्सटेंसिव लिस्ट बनाया था कि मेरी लाइब्रेरी में कॉमेडी की लिखी हर किताब होनी चाहिए और मुझे पढ़नी है। तो 72 किताबें हैं, जिसमें रिसेंटली इस महीने में 2 लॉन्च हुई, उसको भी मैं काउंट कर रहा हूँ, तब 72 हो रही है। वो आपने सारी पढ़ ली? नहीं, उसमें से कुछ 40 या 42 पे पहुंचा हूँ मैं। कैसी है वो? अंदर में क्या लिखा है, मुझे वो जानना है। अब थियरीज, टेक्निकलिटीज हैं जैसे जो ट्रेनिंग कोर्सेज में होनी चाहिए, वैसी थियरी लिखी तो गई है। अ लॉट ऑफ कॉमेडियंस हैव ट्राइड राइटिंग इट डाउन, पर वो उनके अनुभव के फॉर्मेट में लिखी गई है, क्योंकि कोई टीचर अभी तक आया नहीं है इस इंडस्ट्री में प्रॉपरली कि जो उसको सिखाए कि देखो 1 + 1 = 2। ऐसा टीचर मार्केट में अभी तक आया नहीं है। राइट, तो लोगों ने, जो कॉमेडियंस ने सीखा है, वो उन्होंने अपनी भाषा में उसको किस्सों के फॉर्मेट में कर दिया है बाया, कि मैंने एक शो में कोई हंस नहीं रहा था, फिर मैंने ऐसा ट्राई किया और ऐसा करने की वजह से फिर हंसने लगे। तो इफ़ यू आर द राइट लर्नर, इफ़ यू आर द डेडिकेटेड लर्नर, आप उसको 2 बार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ऐसा तो एक ऑडियंस मेरा भी नहीं हंस रहा था, मेरे को भी ये ट्राई करना चाहिए। तो किताबें हेल्प कर सकती है, और इस इंडस्ट्री में ज़्यादा लिखी भी नहीं गई है। तो इफ़ यू आर अ कॉमेडियन और इफ़ यू आर एन एस्पायरिंग कॉमेडियन, अमेजॉन पे स्टैंड अप कॉमेडी सर्च करके जो किताबें आ रही है, हर महीने एक मंगवाओ। हर महीने एक मंगवाओगे तो भी 4-5 साल में सब खत्म हो जाएगा। देन यू हैव रीड एवरीथिंग दैट हैज रिटन अबाउट कॉमेडी इन द होल वर्ल्ड। और जो कॉमेडी में करियर बनाना चाहते हैं उनको आप क्या एडवाइस देंगे कि कैसे स्टार्ट करें शो? मतलब सबका अल्टीमेट वही गोल होता है कि शो करें, हम फेमस हो। Right. वो कैसे, मतलब जो आपका कोर्स नहीं करना है उसके
See, क्या वह मतलब yes. कैसे कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, तो जो बेसिक अमित खुआ ने कोई कोर्स नहीं किया था. लर्निंग फ्रॉम अ वर्कशॉप और अ कोर्स इज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. और यू आर द फर्स्ट वन. Yeah, I'm the first one and I'm the only one. ये भी मैं बोलता हूँ, unfortunately I'm the only one. When we started academy, we were like कि 4 साल में हमारे कंपटीशन बढ़ने चाहिए. हाँ. बट नहीं बढ़े. 12 साल के बाद भी अभी भी कोई ऐसा अकेडमी हिंदुस्तान में आया नहीं है. एंड वी आर वेरी सैड अबाउट इट. वी वांट कंपटीशन, वी वांट मोर अकेडमीज टू बी बॉर्न एंड ट्रेन पीपल फॉर ह्यूमर. पर ट्रेनिंग के अलावा जो दूसरा रास्ता है कॉमेडियन बनने का, जिस रास्ते से जाकिर खान कॉमेडियन बने, वीरदास कॉमेडियन बने, अमित खुआ कॉमेडियन बना, उस रास्ते का नाम है ट्रायल एंड एरर. आप 5 जोक्स बनाइए, स्टेज पे जाइए, उन 5 जोक्स को ट्राई कीजिए, ओपन माइक में जाके रिकॉर्डिंग घर पे आके सुनिए. जो 2 जोक नहीं चले वो क्यों नहीं चले, लोगों को समझ में नहीं आया, कॉन्टेक्स्ट नहीं पता था, मेरा फंबल हो गया, फनी नहीं था, आइडेंटिफाई. और जो 3 जोक्स चले वो क्यों चले, व्हाई डिड दे लाफ ऑन इट. अगर जादूगर को पता ही नहीं होगा कि ये जादू कैसे हुआ तो वो कल नहीं कर पाएगा. ट्रू. तो वो कैसे चला. ये सारी चीजें अगर आप बार 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 करते रहेंगे तो 25 बार स्टेज पे जाने के बाद आपका एक 3-4 मिनट का जोक बन जाएगा, एक बिट बन जाएगा. ऐसा अगर आप 2 साल 3 साल करते रहेंगे तो आपके पास 1-1.5 घंटे का कंटेंट बन जाएगा. अगर आपके पास 1.5 घंटे का जोक्स है जो आपने खुद लिखा है और कम से कम 300 बार स्टेज पे ट्राई करके देखा है कि वो फनी है, तो आप किसी भी प्रोड्यूसर को फोन करके कह सकते हैं मैं आधा घंटा लोगों को हंसा सकता हूँ. 1.5 घंटे का जोक है तो कम से कम आधा घंटा तो किसी को हंसा सकता हूँ. ये मैं आंकड़े भी बता सकता हूँ कि 10,000, 15,000, 20,000 के शोज मिलना इज नॉट एट ऑल टफ. ये शो के बारे में मुझे डिटेल में जानना था कि कैसे शो मिलता है, और अपने खुद से अगर शो करना हो तो उसमें कैसा है कि कॉमेडियंस शो से बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं. हम तो समय का काउंट कर रहे हैं कि समय के इतने मेंबर्स है, 10 लाख, और इतना महीने का 60 रुपया वो चैनल की मेंबरशिप है. तो ऐसा सब हम हमारा मेंटालिटी है ना. हम पर्सनल ट्यूशन में भी जाते थे बचपन में, केमिस्ट्री में मैंने 80,000 भरा है, ऐसे मेरे जैसे 20 और है. हाँ. 16 लाख का बैच बना. और ऐसे सर के 4 बैच है तो हम सर की इनकम कैलकुलेट करते हैं कि इतने लोग आए हुए हैं. हम बैठे हैं तब तक नहीं इसका 15,000 का तो काउंटर पूरा दिन चलता होगा तो कितना काउंटर बनता. तो हम ऐसे कॉमेडियंस के भी देखते हैं क्या सच में इतना है. हाँ, बिल्कुल. कॉमेडी पे पैसा, एक पूरा ऑर्केस्ट्रा या एक पूरा ड्रामा या एक पूरा 25-30 लोगों का ग्रुप मिलके जो आर्ट फॉर्म पेश करते हैं उसका टोटल मिला के जितना होता है उससे कई ज़्यादा पैसा एक सिंगल कॉमेडियन चार्ज करता है. अभी अगर हम सबसे ज़्यादा चार्ज करने वाले परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म प्रोफेशंस गिने तो कॉमेडियन सबसे टॉप पे आएगा. सिंगर से भी ऊपर. हाँ, क्योंकि सिंगर अकेला पैसा नहीं कमा रहा है ना. ही हैज 16, 17, 15, समटाइम 20 पीपल्स टीम हु ही हैज टू पे. तो अगर वो 5 लाख ले रहा है उसमें से 5 लाख में से उसके पास शायद 50% भी उसका खुद का नहीं जा रहा है ना, क्योंकि और बहुत सारे लोगों को उसे बांटना है और उनकी वजह से ही वो कर रहा है. तो इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट. तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि वी आर द मोस्ट स्पॉइल्ड आर्टिस्ट, कि हम अपना पैसा एक कॉमेडियंस के अंदर इंटरनली हमारे एक जोक भी कहा जाता है कि तुम कितना चार्ज करते हो. बोले वो तो डिपेंड करता है, जब ऑर्गेनाइजर का कॉल आया है तब मैंने चाय पिया है कि नहीं पिया है. अच्छा, चाय पी के बैठे हैं तो शायद 25-30 ज़्यादा भी बोल देंगे. You know, it's kind of a way that doesn't mean we are not professional enough to quote the same amount to the organizers. The point is that we charge an amount which we feel that we are worth, that our performance is worth. और देने वाले लोग भी है भी. अमित खुआ कितना चार्ज करते हैं अगर प्राइवेट शो करना है किसी को? एक बहुत बढ़िया रास्ता है जो पॉडकास्ट में लोग सुनाते हैं कि मैं इससे 25 नैनो ले सकता हूँ. नैनो आईफोन. किसी कॉमेडियन का मैंने एक जोक सुना था. अनफॉर्चुनेटली आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट कॉमेडियन. आई गेस स्वाति सचदेवा का ही था ये जोक. आई डोंट नो इफ स्वाति सचदेवा का ही जोक था कि वो कहता है कि फिर तुम आईफोन क्यों बोल रहे हो, फिर कुरकुरे बोल दो. कि मैं 25 लाख कुरकुरे ले सकता हूँ. बच्चे खुश हो जाएंगे कि 25 लाख कुरकुरे, क्या बात कर रहा है. But any professional comedian in regional language can earn between 5 lakh to 10 lakh per show. Easily, I would suggest that. Easily it is possible after a certain years of experience. इसमें एक दिक्कत ये भी है, परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म सारे बोल रहा हूँ, सिर्फ कॉमेडियन की बात नहीं है अभी, कि हमारा ग्राफ जो है अर्निंग ग्राफ की बात कर रहे हैं, पैसों का ग्राफ, वो कभी भी ऐसे नहीं बढ़ता है. कॉमेडियंस का ग्राफ या किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म का ग्राफ ऐसे बढ़ता है कि वो नहीं कमा रहा है, नहीं कमा रहा है, नहीं कमा रहा है, नहीं कमा रहा है, कुछ हो गया अभी कमा रहा है. जे कर्व. हाँ, वो जे कर्व में कमा रहा है. हाँ. एक वीडियो वायरल हो गया, हमारा परफॉर्मेंस स्पीड 2.5x हो गया. एक टेलीविजन शो करके आया, अब मैं 3 गुना पैसा चार्ज कर रहा हूँ. अच्छा. एक वीडियो वायरल हो गया तो अभी है अमित भाई 25 से 50 पे आ गए. उस तरह से ये घटना घट रही है.
सो इनिशियली इस कला के अंदर जब तक आप आधा पौना 1-1.5 घंटा लोगों को हंसाने का गारंटी नहीं ले सकते, तब तक पैसा नहीं है. इन ऑर्डर टू अर्न इवन आप लेते हो 5,000 गारंटी जब शो? ऑफ कोर्स वी हैव टू सर. मैं जब मेरे पास कोई शो आता है, मैंने एक्स अमाउंट चार्ज किया और मैंने बोला मैं 100% एडवांस लूंगा शो के 3 महीने पहले, उसने मेरे अकाउंट में डाल दिए, है ना. मैंने उसकी इनवॉइस भेजा, उसने पैसा डाल दिया. मैं बोला मेरे को साउंड सिस्टम चाहिए 4 वे. हाँ. बोले हाँ मेरे को ग्रीन रूम चाहिए, एक टेबल चाहिए, पीछे काला पर्दा चाहिए, लाइट चाहिए, है ना. उसके अंदर एक पानी की बोतल चाहिए, शो के पहले एक चाय चाहिए, कोई बीच में खाना नहीं चाहिए, है ना. सारे लोग बैठे हुए चाहिए. इतना मैं अपना रिमांड करूँ और वो सारी चीज मिलने के बाद मैं स्टेज पे जाऊं और बोलूं कि नहीं आज वो ऑडियंस बराबर नहीं था वो साउंड अच्छा नहीं था ना, इसलिए नहीं चले जोक, तो देन दैट्स नॉट पॉसिबल सर. फिर वो पैसा और इज्जत दोनों जाएगा, ऐसा नहीं. देन इफ आई हैव द डिमांड्स टू मेक, देन आई हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम्हारा ऑडियंस कैसा भी है, अगर वो मेरी भाषा समझता है. हाँ, अगर मैं गुजराती बोलता हूँ, उनकी मदर टंग तमिल है, हाँ. तो नहीं आएगा. पर अगर वो गुजराती समझ रहे हैं तो उनको समझने आने वाला कॉन्टेक्स्ट, उनको समझ में आने वाले जोक्स, टाइप्स, सब कुछ मेरी तैयारी. मेरे झोले पे हर आइटम होना चाहिए कि तुमको क्या पसंद आया, ये लो, वो भी है मेरे पास. मतलब सब बच्चे से लेके बूढ़ों तक सारे Yes. रेडी होने चाहिए, ऐसा नहीं कि वो. इवन इन माई टिकट शो, आई डू क्लीन कॉमेडी, तो इवन इन माई टिकट शो देयर इज नो एज लिमिट. अच्छा. तो 2 साल का बच्चा भी आता है और 80 साल के दादा भी आते हैं. अभी रिसेंटली मैंने परसों जो टिकट शो किया, उसमें माँ बाप ने 6 साल के बच्चे का टिकट लिया था. मैं कहा नहीं, हम 8 साल से ऊपर की टिकट्स लेते हैं. मैंने 6 साल के बच्चे का टिकट लिया था और वो बच्चा भी बैठा था और उसके एग्जैक्ट बाजू में वो आया था दादा के साथ. तो मेरी सामने फ्रंट रो के अंदर 750 प्लस टैक्स के टिकट में एक दादा और एक पोता बैठे हैं और 7 साल और 65 साल की उम्र है. तो आई फील दैट इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट दे बोथ लाफ. दोनों हंस रहे हैं लेकिन अलग अलग पर्पज से. हाँ. मैं बात कर रहा हूँ पेनफुली स्माइलिंग मेरे डिसीज हीमोफीलिया डिसऑर्डर के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में. अब उसको नहीं समझ में आएगा. मैं टिंडर पे जोक कर रहा हूँ, डेटिंग एप्लीकेशन पे जोक कर रहा हूँ, वो ना दादा को आएगा ना पोते को आएगा, है ना. वो तो एक अलग जनरेशन के लिए जोक है. बट दे बोथ आर लाफिंग ऑन सम वे. दादा हंस रहे हैं मेरी इंटेलेक्चुअल फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पे, बच्चा हंस रहा है मेरी बॉडी लैंग्वेज पे. बट दे बोथ आर लाफिंग एंड दैट्स माय ड्यूटी टू मेक श्योर दैट दे बोथ लाफ, बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव बॉट अ टिकट ऑफ 750 प्लस टैक्स. ट्रू. तो वो द वे यू फील रिस्पॉन्सिबल, हाँ. दैट मेक्स यू अ प्रोफेशनल. अभी तक आपने तो कितने शोज किए हैं, मतलब पूरे, मतलब आपने गुजरात में ही किए? So I performed in Gujarat, almost all the states of India. 2 स्टेट में नहीं किया है. आई गेस मैंने जम्मू में परफॉर्म नहीं किया और मेघालय में नहीं किया है. उसके अलावा हर स्टेट में, हर शहर में, मैंने बड़े शहर में परफॉर्म किया है. इंडिया के अलावा आई बिन टू जर्मनी एंड यूनाइटेड स्टेट्स. यूएस और जर्मनी 2 देश में मैंने वहाँ पे जाके गुजरातियों को हंसाया है. So far my comedy career has been widely popular on social media as a Gujarati comedian. हाँ. Though I perform in 4 languages, Gujarati, Hindi, English and Kutchi. ओके. मैं इन 4 भाषाओं में 1.5 घंटा लोगों को हंसा सकता हूँ. बट मैंने टिकटेड कमर्शियल शोज जो किए हैं या सोशल मीडिया पे जो मेरा पब्लिक अपीयरेंस है, वो अभी तक गुजराती कॉमेडियन का ही रहा है. हाँ. और कितने शोज किए होंगे अभी तक? 2880 या 81वां शो था जो मेरा परसों का शो था. वो अभी हमें जानने को मिला है आप कुछ तो क्रेजी कर रहे हैं, क्या है वो? उसके बारे में थोड़ा बताइए. राइट. सो ये भी एक स्टोरी है. गुजरात टूर कर रहा हूँ मैं. हाँ. तो इसका बहुत बढ़िया स्टोरी है. दिस विल इंस्पायर अ लॉट ऑफ कॉमेडियंस, आई बिलीव सो. कि 2019 में मेरी टीम को एक क्वेश्चन आया, एक सवाल आया कि गुजरात में जो कॉमेडी होती है वो अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत और राजकोट 4 ही शहरों में लिमिटेड होती है. इवन कोई बाहर से कॉमेडियन भी आता है तो वो उन्हीं 4 शहरों तक होता है. तो व्हाई नॉट द अदर सिटीज. तो हमने ऐसा कहा कि जहाँ पे 5 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, ऐसे हर शहर में लेट्स प्लान अ कॉमेडी शो. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक ही टिकट नहीं बिकेगा तो हम खाली हाथ वापिस आएंगे, या 5 टिकट भी बिकेगा तो मैं 5 लोगों के सामने ऑडिटोरियम में 5 लोगों को जोक सुना के आऊंगा. इस तैयारी के साथ भी प्रोड्यूस्ड द शो इन 22 सिटीज ऑफ गुजरात इन 2019. अच्छा. और आउट ऑफ आवर सरप्राइज वो 22 में से 18 शो सोल्ड आउट थे और कहीं भी लेस देन 40% टिकट नहीं बिका था. तो मुझे बहुत बढ़िया लगा. तो मैंने इसका एक प्रॉपर डिटेल रिपोर्ट बना के गुजरात के जितने भी पॉपुलर कॉमेडियंस हैं उन सबको भेजा, ट्रेडिशनल, अर्बन, सब कॉमेडियंस को. ये यार मुझे मिला है वेलकम, व्हाई डोंट यू डू इट. जेतपुर में 150 लोग टिकट लेके देखने आते हैं. जूनागढ़ में 250 लोगों ने 300 रुपए का टिकट लिया है. तो ये करो. तो देन फॉलोड बाय अ लॉट ऑफ कॉमेडियंस हैव डन इट. अर्बन कॉमेडियन में भी अ लॉट ऑफ देम डन इट. ट्रेडिशनल कॉमेडियंस से भी हैव लॉट ऑफ डन इट एज वेल. तो फिर अभी ऐसा हुआ कि वो 22 में से 16-17 जगह ऐसी है कि जहाँ पे अब हर 3-4 महीने पे एक कॉमेडियन आके परफॉर्म करता है. हाँ. देन इवन नेशनली हिंदी कॉमेडियन कम्स तो वो भी 7-8 शहर तो प्लान करता है. हाँ.
तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी एक छोटी सी कोशिश से, और वो बहुत प्रॉफिटेबल कोशिश थी, वो छोटी सी कोशिश से अगर इतना कुछ आ रहा है तो करना चाहिए आगे। अभी आप तो अभी मैं जिद पे अड़ा हूँ। क्या? तो 2023 में मैंने एक और जिद की कि 5 लाख नहीं, अब 2 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाले हर शहर में हम शो करेंगे। तो अब हमने ऐसे छोटे छोटे शहर भी लिए हैं, महुआ, मुश्किल नहीं लग रहा आपको? बहुत बहुत ज्यादा, मांडवी, महुआ, ऐसे छोटे छोटे शहरों में 45 शहर। तो हम डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं कि गुजरात के 45 शहर, कौसमा आटला शहर गुजरात में है, बीच में जितने शहर गुजरात में हैं, है ना। तो इससे पता चलता है कि 45 जगह है जहाँ पे ऑडिटोरियम है, तो हम वहाँ परफॉर्म करेंगे। अभी ये 10 नवंबर को, हम 12 तारीख को ये शूट कर रहे हैं, 10 नवंबर को मेरा अहमदाबाद में पहला शो था। अभी और ये फ्राइडे से हम 45 शहर शुरू करेंगे। कब तक टूर होने वाली है? 2 मार्च तक, 2 मार्च 2025 तक ये 45 शहर हम कंप्लीट करेंगे। पिछले साल हमने ये किया था 45 शहरों का टूर, जिसमें 15 शहरों के बाद आई हैड टू स्टॉप द शोज बिकॉज ऑफ स्लीप डिस्क, कमर में मणकानी गादी खसी जाए, स्लीप डिस्क हुआ था मुझे। देन आई हैड टू स्टॉप द होल शोज, कैंसिलेशन पूरा करके देन आई एम लाइक कि अभी वो 30 शो कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम 0 से करेंगे। तो इस साल में फिर से पहले शो से शुरू कर रहा हूँ और 45 गुजराती सिटीज में करूंगा। दिस वुड बी द लास्ट अचीवमेंट इन गुजराती कॉमेडी दैट इज येट टू बी अचीव्ड फॉर मी। आई हैव, किसी ने नहीं किया होगा ऐसा? नहीं किया है। और दिस इज एक्चुअली अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वी आर क्लेमिंग अ गिनीज रिकॉर्ड एज फार एज द टूर कंप्लीट्स। डोमेस्टिकली किसी भी रीजनल लैंग्वेज में ये नहीं हुआ है, किसी एक ही स्टेट के 45 शहरों में वर्ल्ड वाइड नहीं हुआ है आज तक। किसी देश के 45 स्टेट्स में या राज्यों में या शहर में हुआ है, पर एक ही स्टेट के 45 शहरों में कभी किसी ने ट्राई नहीं किया। तो दिस इज गोइंग टू बी अ गिनीज रिकॉर्ड। तो आप इंडिया में भी अभी आगे करेंगे? इंडिया में ऑफ कोर्स, देन आई विल स्टार्ट माय हिंदी करियर एंड देन विल डू maybe 200 cities or 300 cities of India. पूरा साल फिर करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, रोज एक शो, that would be an ideal thing. तो अभी आपने इतनी सिटीज की है, तो आपकी फेवरेट सिटी कौन सी है पर्सनल, मतलब आपको अच्छा लगा हो? So because I live in Ahmedabad, तो अहमदाबाद से मुझे सबसे ज़्यादा प्यार हमेशा से मिला है, क्योंकि मैं यहीं की भाषा जानता हूँ, यहीं की एटिकेट्स जानता हूँ, तो यहाँ पे मेरे जोक सबसे ज़्यादा रिलेटेबल है। हाँ। बट इसके अलावा गुजरात के 2 और शहर हैं जो हमेशा मेरे लिए स्टैंड आउट करते हैं। एक है महसाणा, उत्तर गुजरात का शहर। मेरा सबसे पहला वीडियो 3.5 मिलियन वहाँ पे पहुँचा था। अच्छा। मेरा सबसे पहला टिकटेड शो जो सोल्ड आउट डिक्लेयर किया था मैंने, वो महसाणा में था। मेरा सबसे ज़्यादा अर्लीस्ट टिकट सेल कि शो के 90 दिन पहले सोल्ड आउट डिक्लेयर हो गया हो, या 50 दिन पहले, वो भी महसाणा में हुआ था। तो महसाणा हैज़ ऑलवेज बिन सेपरेटेड। मुझे नहीं पता मेरी कॉमेडी में उनको ऐसा क्या समझ में आता है, नाइदर आई स्पीक द ऑथेंटिक मेहौनी टोन, नाइदर माई जोक्स हैज़ रिलेटेड, पर उस शहर को मुझसे कुछ लगाव है। और तीसरा शहर अहमदाबाद और महसाणा के अलावा वडोदरा। ये हिंदुस्तान के बहुत सारे कॉमेडियंस के मुंह से मैंने सुना है, जो वाइडली पॉपुलर कॉमेडियंस, कि वडोदरा इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिव एंड द मोस्ट फन लविंग ऑडियंस ऑफ द एंटायर कंट्री। ओह, अगर आप डिप्रेस हैं कि मेरे जोक्स फनी नहीं है, मैं कहाँ परफॉर्म करूँ, तो 2 हफ्ते के लिए वडोदरा चले जाइए। वहाँ की जनता जो आपको तालियां बजा के रिस्पॉन्स देगी, आपका मोरल वापस अप आके वापस आएगा। तो जो अभी कॉमेडियंस का करियर बना रहा है उनका, तो उनको जाना चाहिए। इफ यू आर अ गुजराती कॉमेडियन एंड यू वांट टू प्लान योर फर्स्ट शो, मस्ट डू इट इन वडोदरा। यू विल गेट द रिस्पॉन्स दैट यू हैव नेवर इमेजिन्ड। ऐसा हिंदुस्तान में हिंदी कॉमेडी के लिए बैंगलोर है। अच्छा। अभी रिसेंटली किसी कॉमेडियन की स्टोरी में, आई गेस गौरव कपूर की स्टोरी में मैंने सुना कि अगर आप बैंगलोर में टिकट नहीं बेच रहे हैं तो आप कहीं टिकट नहीं बेच पाएंगे। बैंगलोर इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिव, अननोन कॉमेडियंस के भी टिकट बिकते हैं वहाँ पे। वैसा गुजरात में वडोदरा। और आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप जोक परफॉर्म कर रहे हो और ऑडियंस हंस नहीं रही है? हाँ बिल्कुल होता है सर। उसमें ये गुजरात टूर में होता है, क्योंकि जहाँ पे उनको नहीं पता है कॉमेडी भी क्या है। मैं पालनपुर में पहली बार शो करने के लिए 2018 में टिकट शो किया था मैंने, तो वहाँ पे शो के 15 मिनट पहले प्रोड्यूसर को आके एक ग्रुप था जिसने 18 टिकट लिया था। हाँ। पास के किसी गांव से आए थे, पालनपुर ऊर्जा के बीच में कोई गांव है। वहाँ से आके उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा कि सर्कस चालू थे क्यों? सर्कस चालू हो गया क्या? उनके कंसेप्ट में है कि जो मजा आता है वो तो सर्कस ही होता है ना। दे हैव नेवर सीन अ स्टैंड अप कॉमेडी शो। तो फिर मेरा प्रोड्यूसर उस टाइम पे हर्षिल पंड्या करके एक प्रोड्यूसर मेरा दोस्त है, वो था, तो उन्होंने प्रोड्यूसर ने कुछ बोला कि हाँ बोले जोकर आ गया है, तुम बैठो, फिर वो चालू करेगा। यार, और वो खत्म होने के बाद भी वो बोल रहा है कि बहुत तुम्हारा सर्कस में बहुत मजा आई, आपका सर्कस बहुत बढ़िया था। सो दे स्टिल कॉल इट अ सर्कस। दे डिडंट अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी येट। आपका फेवरेट जोक कौन सा है? बहुत पका हुआ है, लेकिन मैंने बचपन में लिखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी हाँ, मैं अभी भी हर शो में बोलता हूँ।
अच्छा और बोल फिर दीजिए, हमारे widely- शो पे ही बोल दीजिए। हाँ, એટલે ગુજરાતીમાં કે હિન્દીમાં? दोनों में कर सकता हूँ मैं। हाँ तो मतलब मैं हिंदी में कहता हूँ कि एक लड़का कुत्ते की पूंछ में पाइप का टुकड़ा घुसेड़ रहा था। वो पीवीसी पाइप आती है ना, वो कुत्ते की पूंछ में घुसेड़ रहा था। तो मैंने उसको बोला, मैं इससे पूंछ सीधी नहीं होगी। हम सब गुजराती ने बचपन में ट्राई किया है, पर तुम 4 घंटा ट्राई करो फिर भी पूंछ सीधी नहीं होगी, टेढ़ी रहेगी। हाँ टेढ़ी ही रहेगी। पर मुझे पता नहीं था, बच्चा भी गुजराती था, वो सामने बोल रहा है कि मेरे को पूंछ सीधी नहीं करनी है, मेरे को पाइप का टुकड़ा टेढ़ा करना है। So now the beauty of the joke is that I perform this joke। मैंने 2800 शोज से ज्यादा शोज किया है, मैंने हर जगह पे ये जोक परफॉर्म किया है। कब लिखा था ये? बहुत बचपन में आई गेस। मुझे फ्रेंकली स्पीकिंग आई एम नॉट क्लेमिंग दिस जोक इज माइन, बिकॉज मैंने बहुत बचपन में परफॉर्म किया था। माई कोर मेमोरीज कि मैं 7-8 साल की उम्र में ये ऑब्जर्व करके बनाया था। बट देन आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कॉमेडियंस परफॉर्मिंग इट एंड आई एम नॉट क्लेमिंग दैट दे हैव स्टील माय जोक, स्टोल माय जोक। हाँ बिकॉज आपको याद ही मुझे नहीं भी है। याद नहीं है कि मैं कब से कर रहा हूँ। सो दिस इज अ गुड जोक दैट आई रिमेंबर। But the beauty is that I perform the same joke in corporate as well. I perform the same joke in college festivals as well. I modify it according to the need of the audience. मैंने ये सूट बूट टाई वाले कॉर्पोरेट में भी सुनाया है, कॉलेज के बच्चों में भी सुनाया है। Exactly, I have to modify it the way we have to modify the joke. For an example, इसी पिछले हफ्ते में मैंने 2 शोज किए, मैंने दोनों जगह पे किए 3 शोज। मैं तीनों में ये वेरिएशन बताता हूँ आपको। दिस इज गोइंग टू बी लवली। अगर मैं कॉर्पोरेट शो में कर रहा हूँ, अदानी के लिए एक शो किया था मैंने, तो अगर मैं कॉर्पोरेट शो में कर रहा हूँ तो आई बी लाइक, हाउ मेनी एचआर पीपल इन द हाउस? तो 2-4 लोग हाथ ऊपर करेंगे एचआर। आई एम नॉट गोना मेक एनी जोक ऑन एचआर, क्योंकि चेक वहां से वही पेमेंट करेंगे। ऑफ कोर्स। बट एचआर पीपल आर द स्मार्टेस्ट पीपल ऑफ एनी कंपनी, ऐसा मुझे लगता है। जैसे आपके ये कंपनी का फैमिली गेट टुगेदर है, अभी बाहर एक लड़का कुत्ते की पूंछ में पाइप का टुकड़ा घुसेड़ रहा था। मैंने उसको बोला, मैं कहा बेटा इससे पूंछ सीधी नहीं होगी। बोले मालूम है मेरे को पाइप का टुकड़ा टेढ़ा करने का है। बोले तू किसका बच्चा है? बोले मैं शर्मा जी का, और शर्मा जी उस कंपनी के लीड एचआर है। So now people are laughing, but they are not laughing on कुत्ते की पूंछ and पाइप का टुकड़ा, they are laughing on HR. True. अगर यही जोक मैं कॉलेज में कर रहा हूँ, सामने कॉलेजियन है, तो I will be performing like how many of you have nephews and nieces? किनके भांजे भतीजे पैदा हुए? आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो तो आपका भांजे भतीजे आ गए होते हैं, बड़ा भाई बड़ी बहन ने शादी कर ली है। लाइक कि यार ये भांजा भतीजा ऐसा है ना कि तुम्हारा खुद का बेटा हो तो तुम मार दो, पड़ोसी का बच्चा है तो तुम कूट दो, लेकिन भांजा मामा के घर आया है ना, वो अगर पैंट पे सूसू भी करेगा उसको कुछ नहीं कर सकते। कोई नहीं बोलेगा। मेरा भांजा कुत्ते के पूंछ में पाइप का टुकड़ा घुसेड़ रहा था, एंड देन आई डू द जोक। सो नाउ एवरीवन इज लाफिंग, दो द जोक इज वेरी चाइल्डिश, बट दे आर लाफिंग बिकॉज दे आर उनके साथ कनेक्ट वो रिमेंबरिंग, दे आर रिमेंबरिंग देयर नेफ्यूज एंड नीसेस। ट्रू। या मैं अगर 5वीं कक्षा की क्लास में परफॉर्म कर रहा हूँ छोटे बच्चों के लिए, तो हमारे क्लास में सबसे शांत बच्चा कौन है? तो सब एक बच्चे की तरफ उंगली करेंगे, अच्छा तू शांत है, ये किधर शांत है, ये तो अभी बाहर कुत्ते की पूंछ में पाइप का टुकड़ा तो आई विल डू दैट। सो नाउ दे आर लाफिंग कि अरे क्या बात कर रहे हो, तो बहुत शांत है, इसने ऐसा किया। तो ये कॉन्टेक्स्ट बदल रहा हूं मैं जोक के। आई एम परफॉर्मिंग द सेम जोक्स, हाँ ट्रू, बट आई एम चेंजिंग द कॉन्टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस इन फ्रंट ऑफ मी। ये करने की कला को स्टैंड अप कॉमेडी कहते हैं। अदरवाइज अगर आप घर से लिखे हुए जोक को उसी तरीके से स्टेज पे जाके रोबोट की तरह बोल रहे हैं, तो उसको स्टैंड अप कॉमेडी नहीं कहते, उस कला को कहते हैं जोक टेलिंग। कि आपने किताब उठाई और आपने कहा कि राजू ने बंटी को कहा कि, फिर बंटी ने राजू को बोला कि, तो उसको जोक टेलिंग बोलते हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन इज समवन हु अंडरस्टैंड कि सामने कौन बैठा है, उसको कैसे बात करने में मजा आता है, और मैंने जो घर से माल लिखा है उसको मैं उस भाषा में कैसे कन्वर्ट करूं, और वही आप सिखा रहे हो। यस, वही सिखा रहे हो ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। आपको कोई क्रेजी फैन इंटरेक्शन हुआ अभी? क्रेजीएस्ट फैन इंटरेक्शन? अभी मैं क्या है, माइल्डली पॉपुलर कॉमेडियन हूँ। आई एम नॉट टू पॉपुलर इन गुजरात अनफॉर्चुनेटली। आप इतना तो मैं हूँ, पर कैसा हूँ मालूम रॉयल भाई, मैं मेरा ऐसा है कि मेरे को देख के रोड पे ऐसा नहीं बोलते कि अरे अमित खुआ बिग फैन, नहीं, मेरे को देख के बोलता है कि इसको किधर देखा है। सो आई एम दैट काइंड ऑफ पॉपुलर कि आना क्या तो जो है, हाँ क्या तू छेल्ला दिवस मगा, नहीं मैं नहीं था, वो मलार ठाकर। तू किशोर काका मगा, नहीं वो स्मित पंड्या, तो तुम मैं अमित खुआ, मैं तो नहीं ओळखतो। वो टाइप का पॉपुलर हूँ मैं, समझ रहे हैं? तो मेरे फैन इंटरेक्शन ऐसा है कि ज्यादातर आइदर दे आर टू कन्विंस्ड दैट आई एम समवन एल्स, और उसका पपलू होता है कि ये तो वो है ही नहीं, और आइदर दे आर लाइक कि अमित खुआ ऐसे थोड़ी रोड पे खड़ा होगा। मैं ट्रिपल सवारी गलती से जा रहा था 2-3 साल पहले, तो बाजू में रिक्शा वाला एक खा लो, रिक्शा में पीछे एक पैसेंजर बैठा है, बोला तू सेम टू सेम अमित खुआ का फर्स्ट कॉपी लगता है। बिकॉज़ अमित खुआ ऐसा करेगा ही नहीं। मैं ओरिजिनल हूँ, अमित खुआ स्टैंड अप कॉमेडियन। तो उसने ऐसे टपली मारा मेरे को, बोले जाना जती हुए तो
अरे अमित को ट्रिपल सवारी थोड़ी घूमेगा बे। तो मेरे को भी लगा कि नहीं सही बात है, अब दूध का थैली लेने भी जाना है तो उबर कर लेना चाहिए। ट्रिपल सवारी उबर में तो आपके कंट्रोवर्सी अलग ही चल रहे हैं। मैं 2 साल से तो उबर नहीं कर रहा हूँ अभी। नहीं करो क्या वो आप अपनी कंट्रोवर्सी ऑफेंड मतलब बैकलैश आता है इतना, तो आप कैसे हैंडल करते हो? आई क्लीन कॉमेडी, आई डू क्लीन कॉमेडी। क्लीन कॉमेडी में भी इतना मुझे तो हाँ हवा ही लगी। मेरे हुए 2-3 बार तो ऑफेंड हुए हैं लोग जिंदगी में, ज्यादा नहीं है पर एक 2800 तो पूरा उबर ग्रुप, आपने उबर ड्राइवर्स का ग्रुप ही ऑफेंड कर दिया। हाँ, तो उसको हुआ ऐसा कि एक स्टेज शो में मैंने एक 15 मिनट का बिट किया जिसमें मैं 7.5 मिनट बोल रहा हूँ कि ड्राइवर्स किस तरह से कस्टमर्स को समटाइम परेशान करते हैं, और फिर मैं 7.5 मिनट बोल रहा हूँ कि कस्टमर्स किस तरह से ड्राइवर को परेशान करते और हैं। वो सब रिलेटेबल लगता है। हाँ, तो शो में आई हुई ऑडियंस ऑफेंड नहीं हुई क्योंकि बैलेंस किया ना हमने। हाँ, तो अब रिलीज तो हम 7.5 मिनट एक साथ 15 मिनट नहीं करेंगे, रिलीज तो 90 सेकंड की इंस्टाग्राम रील होती है ना सर। तो मैंने पहली रील डाली उबर ड्राइवर कैसे परेशान करते हैं, दूसरी है मेरे पास जिसमें मैं अच्छा बोला हूँ, लेकिन वो रिलीज करूँ उससे पहले तो साहब वो वाली रीलियन 1.4 मिलियन पहुंच गई और उसमें नीचे 800,000 ड्राइवर आ गए। उसमें से एक आधे ने मेरा नंबर ढूंढ निकाला। अभी मेरे को रोज 2 उबर ड्राइवर के कॉल आते हैं, मुझको करो पप्पा। मैंने बोला तू तो कहीं ना हमारा भाई प्रॉब्लम सोच। तो कई बार 90% केस में मैं लॉजिकल डिस्कशन करता हूँ कि तुमको बुरा कहाँ लगा, तुम बताओ मैंने बोला खराब हो तुम बताओ मैंने तुम्हारी बुराई की। और सब रिलेटेबल है उसमें, सही तो बोला है। सब इंडस्ट्री में ऐसा होता है, कॉमेडियंस में भी होता है, वो ग्रुप उनके में भी होता है, लोग हो जाते हैं ऑफेंड। तो क्या ऑफेंड होना इज इन ट्रेंड इन इंडिया राइट नाउ सर। ऑफेंड तो होना पड़ेगा सबको, कोई ना कोई हो ही जाता है। अपने कुछ कर नॉर्मल बोलते तो भी कि मुझे बोल दिया। थोड़ा सा डर अच्छा भी है। मुझे को लगता है कि कुछ केस में ऑफेंड होना भी चाहिए ताकि एक आर्टिस्ट को पता चले कि इससे ज्यादा लिमिट में रहना चाहिए, इससे ज्यादा मैं नहीं किसी की भावनाओं को हर्ट। मैंने ये सुना था, मैंने बोल रहा था कि एक लाइन बनी हुई है, अगर वो आप लाइन तोड़ के जाओगे ना तो आपको बहुत ज्यादा बैकलैश मिलेगा और आप लोगों को ऑफेंड करोगे। आप लाइन को क्रॉस करके फिर से वापस आ जाइए, धीरे धीरे पुट जाइए, तो लोगों को वो मेंटल कैपेसिटी बढ़ेगी कि एग्जैक्टली वही समय अभी वही कर रहा है। एग्जैक्टली डार्क ह्यूमर ब्लैक ह्यूमर में अभी जो कंसेप्ट चल रहा है। हाँ। एक कॉमेडियन नेविल शाह करके, उनका एक अमेज़न प्राइम पे स्पेशल है, व्हाट आर यू लाफिंग एट। 1.5 घंटे के कॉमेडी स्पेशल में द पर्सन इज टॉकिंग अबाउट हिज मदर बीइंग डाइड। उनकी मम्मी मर गई, उस पर जोक है 1.5 घंटे के। अब अगर मैं आपको कहूँ कि किसी की मम्मी मर गई उस पर जोक पे उसका बेटा कॉमेडी सुना रहा है, वो भी रिसेंट इंसिडेंट पे, तो आपको टिकट लेके जाना है तो पहले 12-15 मिनट में आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करोगे ना कि नहीं हंसना है, कैसे हंसूं। समय भी मैं भी कैसे हंसूं शो यार? अटेंड किए थे ना, तो ऐसा ही था कि वो गरीब पे जोक्स मार रहा है, भिखारी पे, तो अपने वो थोड़ा हो जाते हैं, अपने लिए वो सॉफ्ट कॉर्नर है, पर वो उस पे जोक्स। पर वो कला है ना कि आपको उसे कंफर्टेबल, जैसे मैंने ये नेविल भाई का जो स्पेशल बोला, पहली 20-25 मिनट के बाद वो आदमी आपको इतना कंफर्टेबल फील करवा रहा है कि 25वें मिनट पे एक जोक आता है कि मम्मी की चिता से लकड़ी गिरी और आप हंस रहे हो उसमें कि यार क्या बात है। फिर आपको हंसी और आती है। फिर जैसे फाइनली घटना आगे बढ़ती है, पूरा शो खत्म होता है, मैं लैपटॉप पे देख रहा था, पूरा शो खत्म हुआ, मैं उनकी मम्मी के मरने पे हंस रहा हूँ 1.5 घंटा, और खत्म होने के बाद ब्लैक कलर स्क्रीन पे व्हाइट कलर के फॉन्ट से लिखा हुआ आया व्हाट आर यू लाफिंग एट। तो ऐसे गाल पे तमाचा लगा कि हाँ, पे किसी की मम्मी के मरने पे हंस रहा हूँ मैं। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ डार्क कॉमेडी, कि मैं आपको इतना कंफर्टेबल फील करवा दूं कि आपको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ कि ये जो बोल रहा है वो उसका सच वाला दुख है। जैसे रिसेंटली आई एम अटेम्प्टिंग दिस पेनफुली स्माइलिंग, मेरा कॉमेडी स्पेशल जिसकी टूर चल रही है अभी, उसका नाम पेनफुली स्माइलिंग, बिकॉज आई एम अ पेशेंट ऑफ अ डिसऑर्डर कॉल्ड हीमोफीलिया। हाँ, वो क्या होता है आप बताएंगे? सो इट्स अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर, कि जैसे अगर मुझे और आपको दोनों को खून निकलेगा, हाँ, आप उसे 2 सेकंड दबा के रखेंगे तो शायद 2-5 सेकंड में वो खून निकलना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपके खून में एक तत्व है, एक चीज है जिसको कहते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। हाँ, वो मेरे शरीर में नहीं है और बनती भी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। बिल्कुल भी नहीं। तो आपको अगर चोट तो अगर मुझे, हम बात कर रहे हैं और अगर मुझे कुछ नुकीली चीज लग गई तो हमें पॉडकास्ट थोड़ी देर के लिए रोक के मुझे वो क्लॉटिंग फैक्टर का इंजेक्ट करना पड़ेगा, और उसके कुछ मिनट के बाद वो ब्लीड बंद होगा। अगर वो मैं नहीं कर रहा हूं तो मैं चाहे दबा के रखूं, टेप लगाऊं, वो खून निकलता रहेगा, टेप तोड़ के भी बाहर आएगा। तो अब इस बहुत गंभीर चीज है। आई हैव टू बी हॉस्पिटलाइज्ड अ कपल ऑफ डेज इन एवरी मंथ। मुझे हर 3 दिन पे एक इंजेक्शन लेने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना पड़ता है। एट एनी पॉइंट मुझे इंजेक्शन लेने के लिए तैयार रहना पड़ता है। हाँ, एनी पॉइंट 25-50 हजार लाख रुपए के इंजेक्शन लेके चलना पड़ता है मुझे, कहीं भी ट्रैवल करूं। अगर घर से ऑफिस भी जा रहा हूं तो रास्ते में मेरे पास एक 42,000 का इंजेक्शन रहता है। तो इस परिस्थिति पे मैं 18 साल से कॉमेडी कर रहा हूं, लेकिन आई वाज़न्ट कंफर्टेबल इनफ टू टॉक अबाउट इट ऑन स्टेज। पर्सनली दोस्तों के साथ या आपके साथ बात करूंगा तो हीमोफीलिया इज वेरी कॉमन, बट स्टेज पे इसकी मजाक उड़ाने के लिए लोग छोड़ो, मैं ही खुद तैयार नहीं था।
पर मैंने ये चैलेंज लिया. नाउ आई मेड अ 120 minutes ऑफ कंटेंट वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट कि इस रोग के, इस खामी के मैंने कितने फायदे लिए हैं जिंदगी में. मैंने जिंदगी में होमवर्क नहीं किया है आज तक. मेरे बदले में पूरे परिवार ने मार खाया है, पर मेरे को कभी आज तक किसी ने हाथ छोड़ो ऐसा भी नहीं किया. पर डर लगता है सबको कि ऐसा Exactly. इसको कुछ हो गया. तो इसके कितने फायदे लिए जा सकते हैं, मैं इसके ऊपर पूरा शो बना रहा हूँ. तो ये इसका मैंने कल प्रॉपर कमर्शियल लंबा शो मैंने परसों. कैसा रहा वो शो? हाँ एग्जैक्टली. तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत बढ़िया रहा शो. पहले 15 मिनट में एवरीवन इज सो कंफ्यूज दैट किसी के दुख पे हंसना चाहिए. लेकिन मैं आपको बताऊं, इंसान की फितरत है. अगर आप रोड पे जा रहे हैं और किसी का एक्सीडेंट हुआ है, आपने अपना गाड़ी साइड में लगाया, तो पहले 15 सेकंड में आपको कंसर्न फील होगा ना. हाँ. कि किसी को ज्यादा बुरा तो लगा नहीं है, मैं एम्बुलेंस बुलाऊं क्या. हाँ. लेकिन 15 सेकंड के बाद आपको पता चल जाए कि ज्यादा लगा नहीं है, थोड़ा सा इधर छिला है, चलेगा इतना तो निकल. फिर आपको मजा आता है. हाँ. कि इधर से थोड़ी फास्ट निकलते हैं, तुम्हारा गाड़ी ऐसा है, देखो ये फिर आप मजे लेते हो सिचुएशन ट्रू के. ट्रू. फिर आपको मजा आता है. फिर वो खड़ा भी होता है कि नहीं लगा, अरे बैठो तुम, क्या नहीं लगा. देन यू आर मेकिंग फन ऑफ दैट. बिकॉज कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा होता है कि किसी का एक दोस्त है आपका जो शेयर मार्केट का काम करता है, और अचानक से एक दिन आके बोलता है 15,000 का नुकसान हुआ. अंदर से थोड़ा आता है अभी कि हमारे एक दोस्त के साथ हुआ तो हम सब हंस रहे थे. मजा आता है कि रोज 2-2 हजार का प्रॉफिट लाके हमको जलाता है ना, इसका तो 15 नहीं 18 का होना चाहिए था नुकसान. अंदर से थोड़ा प्लेजर तो आता हाँ. है ना. कोई हम रोड पे जा रहे हैं और अगर कोई केले के छिलके पे से फिसल के गिरता है, तो आप मदद करने जाओगे, लेकिन इंस्टेंटली तो पहले हंसी निकल जाएगी ना. कि क्या मस्त पड़े, वो निकल जाता है. फिर हम मदद करने जाएंगे, हम बुरे इंसान नहीं है, पर हंसी बहुत नेचुरली आ जाती है किसी के दुख पे, अगर हम कंट्रोल ना करें. एज अ कॉमेडियन मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, दिस इज नेक्स्ट लेवल ऑफ माई करियर, दैट हाउ कैन आई मेक माई मोस्ट वल्नरेबल एंड पेनफुल मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ कन्वर्टेड इनटू ह्यूमर एंड देन मेक पीपल लाफ आउट ऑफ इट. क्योंकि उससे दो चीजें हो रही है. एक तो वो 800 रुपये का टिकट लेके आया है, हंस के घर जा रहा है, वो मेरी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पूरी की. और घर जाने के बाद उसको लगता है कि एक आदमी जो 40% फिजिकली डिसेबल है, महीने में 2-4 दिन अस्पताल रहता है, हर 3 दिन पे उसको एक इंजेक्शन लेना है, उसकी ज़िंदगी में वो किसी से ज़ोर से हाथ भी नहीं मिला रहा है, क्योंकि उसको कंसर्न है कि हाथ मिलाऊंगा तो ब्लीड होगा. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मेरे आसपास 4 लोग रहेंगे, अगर आप जोर से मुझे शाबाशी भी दे रहे हैं तो मेरे भाई का या बाप का या मम्मी का या काका का या दादा का हाथ आ जाएगा कि नहीं इधर नहीं. सो इतने कंसर्न चीज़ों में भी ये इंसान अगर उस पर इतना अच्छा ह्यूमरस आउटकम निकाल सकता है, हाँ. तो शायद कहीं 25,000-30,000 टिकट्स में बेचूंगा इस टूर में. इंडिया टूर को मिला के मेरी 1,00,000 टिकट बेचने की, 1,00,000 लोगों तक पहुंचने की इच्छा है. वो 1,00,000 लोगों में से 10 लोगों को भी ऐसा लगेगा कि यार छोड़ना, मेरी जिंदगी में मेरे गम तो इतने कुछ है ही नहीं, छोड़ के चली गई, अच्छा हुआ. ऐसा किसी 2 को भी लगेगा और वो ब्रेकअप में नस नहीं काटेगा, तो मेरे लिए कॉमेडियंस ज्यादा दुखी होता है. मैंने ऐसा नहीं सर, कि उनको दुख पता है इसलिए वो लोगों को हंसा पा रहा है. हाँ, उसको स्माइल का वैल्यू पता है. अच्छा. यू डोंट वैल्यू योर स्माइल, वी डू. आप हंस रहे हैं तो हंसने के बाद आपको लगता है कि हाँ ठीक है चलो काम पे लगते हैं. हाँ. यू डोंट वैल्यू स्माइल, वी डू. क्योंकि हम किसी को हंसाने का पैसा ले रहे हैं, तो हमको पता है कि आप हंसते हो ना, वो बहुत कीमती चीज़ है. हमने 18 साल की मेहनत के बाद किसी के चेहरे पे हंसाना सीखा है. आई लर्न सो हार्ड वे कि किसी को हंसा देगा. तो मुझे मुस्कुराहट का वैल्यू बहुत ज़्यादा पसंद है. तो इसीलिए मेरी ज़िंदगी में कुछ दुख आता है ना. मेरा जब ब्रेकअप हुआ था तो मुझे हंसना था, पर मैं हंस नहीं पा रहा था ना. हाँ. तो मुझे स्माइल का वैल्यू ज़्यादा पता था कि यार किसी कॉमेडी शो में जाते हैं, हंसते हैं, वो छोड़ के चली गई, लेकिन ज़िंदगी में बहुत कुछ बाकी है. वी नो द वैल्यू ऑफ स्माइल. वी आर नॉट, आपको तो हम ज़्यादा दुखी नहीं है. पूरा ऑडियंस ऑडिटोरियम में हंसते हैं तो आपको तो ऐसा फील होता होगा ना कि यस, इट फील पावर. हाँ. इट फील पावर. वी फील लाइक अ गॉड फॉर अ मोमेंट. एक अच्छा ऑडिटोरियम, एक नए कॉमेडियन ने जिसने 6 महीने पहले कॉमेडी शुरू किया है, अगर वो एक ऑडिटोरियम में 200 टिकट बेच देगा और 200 लोग हंसेंगे, तो उसके 15 मिनट तक वो दुनिया का बादशाह है कि कौन जाकर खा, बुलाओ साइड में, लुइस के कौन है, घर पे लाओ उसको. 15 मिनट के लिए तो वो किंग है ना. मेरी माई प्रोड्यूसर ऑफ माई करंट टूर इज माई वाइफ. अच्छा. तो वो बोलती है, हमेशा बोलती है कि अमित खुआ के साथ शादी करना उतना मुश्किल नहीं था जितना अमित खुआ का टूर प्रोड्यूस करना है. क्योंकि टूर के टाइम पे हमारा एक ऑरा है. अगर मैं 2,000 टिकट बेच के 2,000 लोगों को हंसा के स्टेज से नीचे उतरा हूं, तो फिर मेरा हाथ ऐसा ही रहेगा कि हाँ कौन हाँ पनीर मंगाओ अपने लिए. वो एटीट्यूड बहुत जल्दी आ जाता है. और अगर 15 मिनट तक 25 मिनट तक परफॉर्म किया और कोई नहीं हंसा, तो कोने में भी बैठ जाते हैं कि नहीं कल का शो है ना, मैं अच्छा कॉमेडियन तो हूँ ना. सो वी आर वेरी इवैल्यूएशन बहुत जल्दी कर लेते हैं हम. वी आर वेरी वल्नरेबल पीपल. कॉमेडियंस आर वेरी, हम दुख भी ज़्यादा फील करते हैं, खुशी भी ज़्यादा फील करते हैं. वी आर वेरी इमोशनली
अवेलेबल एंड इमोशनली वायबल पीपल की जो हर इमोशन को फील करना हमारा काम समझते हैं। ट्रू। चलो अभी पर हम दुखी नहीं है, हम आपके जितने ही दुखी हैं, हमने दुख हाँ। को ज्यादा सीरियसली ले लिया है, दैट्स इट। चलो अभी हम अपने पॉडकास्ट के एंडिंग की तरफ बिल्कुल। जाते हैं। इस पॉडकास्ट से हमने स्टार्ट किया रैपिड फायर राउंड। ओके। जो भी गेस्ट आएंगे उनको हम उनके इंडस्ट्री के रिलेटेड कुछ तो नाम देंगे आपको, एक वर्ड में, एक लाइन में, अगर आप थोड़ा ज़्यादा भी बोल सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो आपको उनके बारे में बोलना है। आर यू रेडी फॉर दिस? ऑफ कोर्स। चलो तो स्टार्ट करते हैं। बेचारे जाना ब्लॉक कर सकते कोई नहीं करे भाई बंद अच्छे बता। शाहबुद्दीन राठौर सर। ले जाए। कपिल शर्मा टेलीविजन। टेलीविजन। राजू श्रीवास्तव। क्रिएटिव। सुनील ग्रोवर। यूनिक। अरविंद शुक्ला। ग्रेटेस्ट। सुदेश लहरी। म्यूजिकल कॉमेडी। वीर दास। GOAT, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। वीर दास। यस। तन्मय भट्ट। अपॉर्चुनिस्ट। नाइस। समय रैना। Opportunist too. He understand how to take any opportunity and make humor out. एंड लास्ट वन अमित खुआ। Student, still learning. नाइस। तो ठीक है अमित सर, Thank आपके you. साथ पॉडकास्ट तो किया ही नहीं, बातें ही की है। बहुत सारा मुझे इंडस्ट्री का सीखना था तो वही सीखा है आपके साथ। बहुत ही ज़्यादा मजा आया, कन्वर्सेशन अच्छा रहा। आपको कैसा लगा? थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बस बहुत ऐसे कम पॉडकास्ट होते हैं जिसमें हमको ऐसा फील नहीं होता है कि इंटरव्यू लिया जा रहा है और हम इनकी बेटी से शादी करने आए हैं, ऐसा। दिस वाज वन ऑफ द पॉडकास्ट कि जिसमें मुझे ऐसा बातें करनी है। आई हैव डन अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट, बट ऐसे खुल के बातें करना बहुत कम जगह पे हाँ, नसीब मुझे होता है। पर्सनल मतलब क्या बोलते हैं, ये हम दोस्तों को असर है तो हम कॉमेडियन बन सकते हैं। बन सकते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ स्टैंड अप कॉमेडियन एंड मस्खरा। विदूषक और मस्खरे का फर्क है। अंग्रेजी में जॉली पर्सन और कॉमेडियन, हिंदी में मस्खरा और विदूषक, गुजराती में मजाकिया और माणस અને હાસ્ય કલાકાર। हाँ, इफ यू आरंट अ मस्खरा यू कांट बी अ विदूषक। अगर आप दोस्तों को नहीं हंसा पा रहे हैं तो दुनिया को नहीं हंसा पाएंगे, पर दोस्तों को हंसा पा रहे हैं विच मीन्स आपके अंदर इंग्रेडिएंट है। अभी आपको सिर्फ रेसिपी चाहिए। हमारे तीनों दोस्त बैठे हैं, वो तो ये तीनों बस भविष्य के विदूषक है। हाँ, ऑटोग्राफ एडवांस में ले एक डार्क लेंगे। कॉमेडी, एक क्लीन कॉमेडी और एक तो क्या ही करता है पता नहीं है। वो मेरे को ढूंढने में हेल्प करेंगे 39वां प्रकार। मैं जो करता हूँ उसको स्टडी करो, यही है और वो 39वां मारता है और ऐसा पता नहीं कुछ तो होता है जो उसकी बात में भी हंस लेते हैं हम। प्रकार। वाह, चलो अमित सर, बहुत बढ़िया। थैंक मजा यू आया सो आपके मच साथ राहुल भाई बात फॉर करके। टेकिंग आउट टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू फॉर कमिंग इन वन पॉडकास्ट। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई पॉडकास्ट। ऐसे बहुत सारे बेहतरीन गेस्ट इस पॉडकास्ट में आते रहते हैं। आप भी देखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे पॉडकास्ट में सबसे ज़्यादा अच्छा आपको क्या लगा, कौन सी चीज़ बुरी लगी, वो ऑफेंड भी हो सकता है, कमेंट भी कर सकते हैं, तारीफ भी कर सकते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगले पॉडकास्ट में मेरी तरह किसी और गेस्ट को मिलने के लिए, बेताब होने के लिए, वो नोटिफिकेशन वाला बेल भी दबा दीजिए। और अगले पॉडकास्ट में मिले, तब तक बी रॉयल, स्टे रॉयल एंड वॉच रॉयल। थैंक यू अमित सर।